हेलो एवरीवन, हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो गाइस? आई वेलकम यू ऑल ऑन एटीपी स्टार लर्निंग प्लेटफॉर्म। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एटीपी स्टार लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। सो गाइस, माई सेल्फ विनीत खत्री एंड गाइस, आज के इस सेशन में हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसका नाम होता है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को शॉर्ट में बोलते हैं जीओसी। शॉर्ट में क्या बोलते हैं? जीओसी। ध्यान से देखिए, ये एक्चुअली कोटा में इस तरीके से इसको कैटेगराइज किया जाता है, ठीक है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से। असल में अगर हम एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी में यही जो काफ़ी बड़ा हिस्सा है, यानी ये जो जीओसी वाला पार्ट है, वो आपको कहाँ पे मिलेगा? सम बेसिक प्रिंसिपल्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, सम बेसिक प्रिंसिपल्स, यानी ऑर्गेनिक की रिएक्शंस को अंडरस्टैंड करने के लिए ऑर्गेनिक कैसे काम करता है। देखो, इससे पहले जो आपने पढ़ा वो आपने क्या पढ़ा? हाँ, इससे पहले आपने पढ़ा आईपीएसी नेमिंग को, यानी जो ये कंपाउंड्स होते हैं उनके नाम कैसे दिए जाते हैं, उनसे आप कंफर्टेबल हो चुके हो। तो नामकरण संस्कार कैसे होता है, नामकरण आपको पता लग गया। नाउ अब उस नाम के बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैसे रिएक्शन करते हैं, उन रिएक्शंस को समझने के लिए हमें ऑर्गेनिक के कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स आने चाहिए। अब वो जो बेसिक प्रिंसिपल का संगठित रूप है, ठीक है, वो जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उनको हम कंबाइंड रूप में क्या नाम दे देते हैं? जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जैसे मैं थोड़ा सा एग्जांपल आपको देता हूं। जैसे कि मान लीजिए एक सिंपल सी रिएक्शन है, यहां पे है हमारे सामने CH3CH2Cl और हम इसका रिएक्शन करा रहे हैं OH माइनस की प्रेजेंस में। रिएक्शन में कुछ ऐसा हो रहा है कि यहाँ पे जो Cl है ना, ये हटके क्या आ रहा है? OH आ रहा है। ध्यान से देखिए सभी के सभी, Cl हटके क्या आ रहा है? OH आ रहा है, ठीक है। अब देखो हुआ क्या, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। इस OH ग्रुप ने यहाँ इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन दिया, जिससे यहाँ पे बॉन्ड बना कार्बन और OH के बीच में, O के बीच में, और ये बॉन्ड टूट गया। यानी हुआ कुछ ऐसा। क्यों हुआ अभी इस बारे में मत जानिए, ठीक है, अभी बस ऑब्जर्व कीजिए हो क्या रहा है। ये कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड टूट रहा है, ऑक्सीजन यहां अटैक कर रहा है। नाउ द क्वेश्चन इज, रिएक्शन हो गई, लेकिन सवाल यह है कि ऑक्सीजन ने यहीं पे क्यों अटैक किया, यही बॉन्ड क्यों टूटा? बात यह है, यानी रिएक्शन होती किस तरीके से है, उनको समझने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन कहां पे प्रेजेंट हैं, कहां पे ज्यादा है, कहां पे कम है। यानी इलेक्ट्रॉन्स की एक्चुअल पोजीशन आपको अंदाजा होना चाहिए। यानी सिंपल शब्दों में अगर मैं कुछ बताऊं आपको कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैसे आपस में रिएक्शन करते हैं, ये समझने के लिए, in order to understand that how organic molecules react to form the products, उसके लिए आपको कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स आने चाहिए, है ना। तो उन बेसिक प्रिंसिपल्स को जीओसी बोलते हैं। गॉट इट एवरीवन, ठीक है। जीओसी में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, सभी के सभी नोट्स साथ साथ बनाते रहना। देखो, सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स, ये अपन सबसे पहले पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब देखो, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट जो होते हैं, सबसे पहले ये करने वाले, ठीक है ना। अब इसके अंदर क्या क्या करेंगे वो अपन एक एक करके देखेंगे। देखो, नाम से ही थोड़ा समझ में आ जाता है। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, यानी इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस हो गए, खिसक गए, ये मान लो, ठीक है। अब वो अपनी पोजीशन से खिसक गए, तो किस वजह से खिसक गए, उन इफेक्ट्स की बात हो रही है। यानी इन दीज इफेक्ट्स इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर पोजीशन। अपनी जो पोजीशन जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, उन एक्सपेक्टेड पोजीशन से इलेक्ट्रॉन्स कहीं और मिलते हैं, तो वो इफेक्ट्स को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स। यानी इलेक्ट्रॉन मान लो हमने सोचा था कि यहां मिलेगा, लेकिन मिला थोड़ा इधर या थोड़ा इधर। अब वो किस वजह से मिला? तो भाई वो इफेक्ट्स होते हैं, उस तरह के इफेक्ट्स जो होते हैं, दे आर नोन एज इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, ठीक है। अब ब्रॉडली अगर हम बात करें तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट है गाइस, ये दो तरह के होते हैं। या तो दे आर परमानेंट, या वो होते हैं टेम्परेरी, ठीक है। दो तरह के होते हैं, परमानेंट, टेम्परेरी। परमानेंट मतलब ये मॉलिक्यूल की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, यानी हमेशा उस मॉलिक्यूल के अंदर ये जो शिफ्टिंग है, ये डिस्प्लेसमेंट है, परमानेंट है। इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट परमानेंट है, हमेशा से ही है, ठीक है। तो ये जो इफेक्ट परमानेंट होते हैं, ये कौन कौन से होते हैं भाई? देखो, इसमें सबसे पहले अपने को जो पढ़ना है वो होता है इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव के बाद नेक्स्ट, इंडक्टिव को शॉर्ट में लिखते हैं हम लोग आई। सेकंड जो होता है उसको क्या बोला जाता है? दैट इज वेरी फेमस, उसको बोला जाता है रेजोनेंस, या इसी को मीजोमेरिक इफेक्ट भी बोला जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज मीजोमेरिक इफेक्ट या एम इफेक्ट, या इसको आर इफेक्ट भी बोल सकते हैं, एम या आर भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा रेजोनेंस, इंडक्टिव, वन मोर इफेक्ट इज हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है, कॉन्जुगेशन, एच इफेक्ट भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। एक और होता है
एक और इफेक्ट होता है, ये हमारे वैसे स्कोप से बाहर है, इसको बोलते हैं फील्ड इफेक्ट। ये होता है फील्ड इफेक्ट, एफ। ठीक है, अब ये कौन कौन से हैं, कैसे हैं, तो देखो जब समझेंगे तभी फील आएगी, है ना, एक एक करके। यानी आज हमारा फोकस होने वाला है इंडक्टिव पे। आज हम इंडक्टिव को बहुत बढ़िया से अंडरस्टैंड करने वाले हो। हाँ भाई, तो सभी के सभी तैयार होना, तैयार हो पक्का? ओके, दैट्स नाइस। तो देखो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं अब टेम्परेरी इफेक्ट के बारे में, तो देखो टेम्परेरी में अगर हम बात करें तो दो तरह के होता है। एक होता है इलेक्ट्रोमेरिक, ठीक है, ई इफेक्ट बोल सकते हैं। एंड सेकंड जो होता है उसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, इंडक्टोमेरिक। इंडक्टोमेरिक, लिखते रहना लिखते रहना, ठीक है। अब टेम्परेरी इफेक्ट का मतलब क्या है? टेम्परेरी का मतलब है कि भैया ये किसी एडिशनल एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस की वजह से होगा, यानी ये इफेक्ट एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस की वजह से आया, ठीक है, और अगर वो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस हट गया तो ये इफेक्ट भी गया। यानी ये इफेक्ट जो है ये टेम्परेरी है, ये निर्भर करता है एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस पे। समझ गया सभी? तो इसका तभी बात करेंगे जब ये अपन पढ़ेंगे, तभी अपन इसके बारे में बात करेंगे। इंडक्टिव एंड ये टेम्परेरी में इलेक्ट्रोमेरिक एंड इंडक्टोमेरिक, आपको तभी समझ में आएगा कि टेम्परेरी और परमानेंट का क्या मतलब है। तो आज गाइस जीओसी के इस पार्ट को शुरुआत करेंगे हम विद द हेल्प ऑफ परमानेंट इफेक्ट। पहला परमानेंट इफेक्ट जो होता है उसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, हाँ बोलना साथ साथ, पूरा इंटरेक्ट करना है क्लास में, पूरा इन्वॉल्व होना है, ठीक है। आप जब भी इस लेक्चर को पढ़ रहे हो, जिस समय भी पढ़ रहे हो, साथ साथ बोलिए, साथ साथ लिखिए, वीडियो को पॉज भी कर सकते हो बीच में, मस्त है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और क्वेश्चंस वगैरह तो करेंगे ही, सब कुछ करेंगे, है ना। तो चलिए गाइस, नाउ हेडिंग लगाइए, सभी के सभी हेडिंग लगा लीजिए। हाँ भाई हाँ, इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, इंड्यूस होना, इंड्यूस होना। फिजिक्स में शायद आपने टर्म सुना होगा, चार्ज इंड्यूस होना। इंड्यूस हो गया यानी किसी और के इन्फ्लुएंस से कहीं और चीज आ गई, चार्ज आ गया, उसको चार्ज इंड्यूस होना बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है, इसका क्या मतलब है, क्या फंडा है, आइए समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल। आइए देखते हैं इस एग्जाम्पल को। देखिए यहाँ पे हमारे पास कुछ ऐसा है, ये मॉलिक्यूल है CH3 CH2 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 फ्लोरीन, सही है। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले पहचानिए इस पूरे के पूरे मॉलिक्यूल में सबसे ज्यादा जोशीला, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन सा है, कौन सा एटम है जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने में एक्सपर्ट है, बता सकते हो क्या? बोलो कौन है वो? हाँ कौन है वो भाई? फ्लोरीन है वो, फ्लोरीन है, ठीक है। तो फ्लोरीन पे अगर हम देखें तो फ्लोरीन और कार्बन का ये जो बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है, ये सिग्मा बॉन्ड, ये बॉन्ड कैसा है? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। क्या होता है ये? केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा है ना आपने, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। यानी ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये थोड़ा सा किधर खिसक गया? फ्लोरीन की ओर खिसक गया, कार्बन फ्लोरीन की। सीधी सी बात है यार, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में यही होता है। इस कारण यहाँ पे फ्लोरीन पे आएगा पार्शियल नेगेटिव और कार्बन पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव। इज इट क्लियर? यानी ये तो आप ऑलरेडी जानते थे, केमिकल बॉन्डिंग में इस तरह के बॉन्ड को बोला जाता है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अब यहां पोलैरिटी तो आ गई, अब ध्यान से देखो, यहां कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से डेल्टा पॉजिटिव, यानी हल्का सा पॉजिटिव चार्ज है, याद रखना, ठीक है। अब ये कार्बन और ये कार्बन जिनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेम थी, क्योंकि दोनों की हाइब्रिडाइजेशन सेम है, लेकिन अब ये कार्बन, दिस राइट वाला कार्बन इज मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एज कंपेयर टू दिस कार्बन। इस कार्बन से ये कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने की वजह से कि भाई साहब अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर थोड़ा सा ये अपनी तरफ खिसका लेगा, क्योंकि अब इसके ऊपर डेल्टा प्लस है, इट इज मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इस कारण इस कार्बन पे भी चार्ज आएगा दैट विल बी लेसर देन दैट, यानी ये डेल्टा प्लस पहले आया, अब डेल्टा डेल्टा प्लस, यानी इट इज लेसर देन दैट डेल्टा प्लस, कम है इससे। क्यों कम है? क्योंकि भाई जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस यहां था, वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस यहां पे थोड़ी ना होगा, इन दोनों कार्बन में तो उतना डिफरेंस आएगा नहीं, ठीक है। अब देखो इन दोनों कार्बन में वही बात होगी। अब ये कार्बन अगले से बोलेगा कि भैया दो हमें इलेक्ट्रॉन, दो हमें, है ना, क्योंकि ये न्यूट्रल है और ये चार्ज है, तो इसने भी दिया, तो अब चार्ज और कम हो गया। समझ रहे हो सभी? यानी अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पे इस पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से, यानी इस सिग्मा इलेक्ट्रॉन की डिस्प्लेसमेंट की वजह से क्या हो रहा है, पूरे मॉलिक्यूल में, पूरी कार्बन चेन में क्या हो रही है? पोलराइजेशन आ रहा है, चार्ज आ रहा है। समझ गए आप सभी? ठीक है, तो इसको बोला जाता है इंडक्टिव इफेक्ट। चार्ज इंड्यूस हो गया, ध्यान से देखिए। यानी इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? देखो, इंडक्टिव इफेक्ट एक तरह से मान लो कि जो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड था उसी का एक्सटेंडेड वर्जन है।
पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की पोलैरिटी की वजह से पूरे मॉलिक्यूल में जो पोलराइजेशन आता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। क्या बोलते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है ना? तो लिख लो, इट इज परमानेंट पोलराइजेशन। पूरा लिखना, एक एक पॉइंट लिखना। इट इज परमानेंट पोलराइजेशन of carbon chain, permanent polarization of carbon chain due to permanent polarization of carbon chain due to displacement of sigma electrons, due to displacement of sigma electrons towards more electronegative atom, सिग्मा इलेक्ट्रॉन के ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ डिस्प्लेस होने की वजह से जो पूरे मॉलिक्यूल में क्या आ जाता है? पोलराइजेशन हो जाता है, चार्ज आ जाता है। इसको बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। समझ गए? यानी सिर्फ सिग्मा इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेस होने को इंडक्टिव नहीं बोलते, उस डिस्प्लेसमेंट की वजह से जो पूरा माहौल बना है उसको इंडक्टिव बोलते हैं। गॉट इट? इसको एक और मॉलिक्यूल में समझोगे तो आपको ज्यादा मजा आएगा। आइए देखते हैं यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे देखते हैं, जैसे यहाँ पे लगा देते हैं, मान लो Cl को लगा देते हैं। ठीक है, देखिए अब सभी ध्यान से, यहाँ पे सबसे पहले सारा फोकस आपका उस एटम पे जाना चाहिए। देखो इंडक्टिव को देखना है तो सबसे पहले आप उस एटम पे फोकस कीजिए जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, क्योंकि खींचने की शुरुआत वहीं से होगी। तो क्या तुम बता सकते हो कि इन सब में सबसे बढ़िया इलेक्ट्रॉन खींचने वाला प्राणी कौन है? कौन है वो, बता सकते हो? हाँ, दैट इज दिस हेलोजन। अब हेलोजन की अगर हम बात करें तो इस हेलोजन ने इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन पेयर अपनी तरफ खींचा, जिससे इस क्लोरीन पे आया पार्शियल नेगेटिव, तो इस कार्बन पे आया पार्शियल पॉजिटिव। अब ये जो कार्बन एटम है ये बगल वाले दोनों कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है डायरेक्टली, तो भाई साहब अब इस कार्बन पे पॉजिटिव आ गया, यानी इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर बढ़ गई। तो बगल वाले कार्बन को चांटे मारेगा, इधर वाले को, भैया दो हमें माल सप्लाई करो। तो यहाँ पे जो ये दोनों कार्बन आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ भी चार्ज आएगा। अब जैसे कि आप जानते हैं जो ये इंडक्टिव इफेक्ट है ये डिस्टेंस के साथ वीक होता जाता है, यानी चार्ज की वैल्यू कम होती जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस जो पहले था उतना अब अगले सेट ऑफ बॉन्ड में नहीं रहा। नाउ एज यू कैन सी, अब आगे भी ऐसा ही होगा, ये अगले वाले से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, या अगले वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन पेयर अपनी तरफ शिफ्ट कराएगा। समझ गए आप सभी? अब एक बात मैं आपको बता देता हूँ, एक और बात। चलो अब आपको समझ में आया इंडक्टिव कैसे वर्क करता है। अगली चीज हम क्या कह सकते हैं कि भाई ये परमानेंट तो बोल ही दिया, परमानेंट है, ये जो भी है तो हमेशा रहेगा। जब तक इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस रहेगा तब तक ये इफेक्ट चलेगा। अब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस तो हमेशा होता ही है ना, मतलब जिस भी मॉलिक्यूल में है वो तो रहेगा ही ना, वो किसी एक्सटर्नल दबाव पे या रिएजेंट पे किसी भी चीज पे निर्भर नहीं करता है। सही है, समझ गए ना? हाँ, अगली चीज, ये इफेक्ट जो होता है बताओ ये वीक होता है या स्ट्रांग होता है? इसको वीक बोलेंगे या स्ट्रांग बोलेंगे पता है? ये जो होता है इट इज अ वीक इफेक्ट। लिख लो, इट इज अ वीक इफेक्ट, बिकॉज सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रांग। इट इज अ वीक इफेक्ट बिकॉज सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रांग। अरे भाई देखो, सिग्मा बॉन्ड पावरफुल है, मानते हुए बात, पाई से स्ट्रांग होता है, यानी उसका डिस्प्लेसमेंट बहुत ज्यादा नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि फ्लोरीन पूरा ही खींच ले गया, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट अगर वीक है, तो इफेक्ट भी वीक रहेगा, यानी ये चार्ज की वैल्यू बहुत सिग्निफिकेंट नहीं आती। बात समझ में आई? अंडरस्टूड है? अगली चीज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम से जितना दूर जाते जाएंगे इंपैक्ट इसका कमजोर होता जाएगा, जिसका मतलब है इसके जस्ट पास में चार्ज ज्यादा है, फिर चार्ज की वैल्यू कम होती जाएगी। समझ गए आप सभी? ठीक है, तो इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीजेस विद डिस्टेंस फ्रॉम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो लिख लो, इंडक्टिव इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम। ठीक है, बात समझ आई आपको?
अगली चीज, कितने एटम्स के बाद हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं? तो देखो एक बात मैं आपको बताता हूँ, एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि 3 के बाद खत्म है, ठीक है, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से काउंट करना शुरू करेंगे। तो ये है पहला एटम, ये है दूसरा और ये है तीसरा, तीसरे के बाद खेल खत्म, यानी इट इज नेग्लिजिबल। बाकी कई और अच्छी बुक्स में, जैसे एक बुक है, ठीक है, कौन सी बुक है भाई, पीटर साइक्स, उसमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि 2 कार्बन्स के बाद इट बिकम्स नेग्लिजिबल, यानी इसके बाद भी ये लगभग नेग्लिजिबल है। अब मैं बता रहा हूं अपने एक्सपीरियंस से, इन द सेंस वेरियस बुक्स को स्टडी करके, कि एक्चुअल में ही ये 2 कार्बन के बाद ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन जहां तक एग्जैक्ट बात है, तो एग्जैक्ट बात अलग अलग बुक्स में अलग अलग दी हुई है। एनसीईआरटी में 3 के हिसाब से दिया हुआ है और पीटर साइक्स में 2 के हिसाब से दिया हुआ है, ठीक है। गॉट इट एवरीवन, ठीक है। तो ये बात होती है ना। तो इट बिकम्स, तो लिख लो, इट बिकम्स नेग्लिजिबल, इट बिकम्स नेग्लिजिबल आफ्टर 3 कार्बन एटम्स, 3 कार्बन एटम्स के बाद इट बिकम्स नेग्लिजिबल, यानी इसके बाद ये नेग्लिजिबल है ना, 1 2 3, इट बिकम्स नेग्लिजिबल आफ्टर दिस। बात समझ में आई है, ठीक है। तो इंडक्टिव की फील आ गई होगी। पाई बॉन्ड का इससे कोई रिलेशन नहीं है, प्योरली सिग्मा बॉन्ड बेस्ड है, सिग्मा बॉन्ड बेस्ड है, ठीक है, समझ गए। अब अगली चीज भाई देखो, परमानेंट हो गया, सिग्मा हो गया, वीक हो गया, डिस्टेंस डिपेंडेंट हो गया। अगली चीज देखो क्या होता है, अगली चीज ये मानी जाती है, हाइड्रोजन का इंडक्टिव 0 माना जाता है। हाइड्रोजन को माना जाता है कि हाइड्रोजन ना तो इलेक्ट्रॉन देता है ना ही लेता है, ये अजम्पशन है, समझ रहे हो ना। मतलब हाइड्रोजन को एक रेफरेंस मान लिया, उससे कंपेयर करेंगे, ठीक है। हाइड्रोजन के कंपैरेटिवली जो भी ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचेंगे, यानी हाइड्रोजन से ज्यादा क्षमता जिसकी खींचने की हुई, हम बोलेंगे कि उसने कुछ शो किया, इंडक्टिव शो किया। कैसा शो किया बताऊंगा मैं आपको। यानी हाइड्रोजन का इंडक्टिव 0 माना जाता है। तो लिख लो अगला पॉइंट, इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन इज कंसिडर्ड टू बी 0, होता नहीं है लेकिन माना जाता है, क्योंकि कंपैरिजन करना आसान हो जाता है। तो लिख लो, इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन इज कंसिडर्ड टू बी 0, हाइड्रोजन को 0 मान लिया जाता है, ठीक है। अब 2 तरह के ग्रुप बोलेंगे माइनस आई में, यानी 2 इसमें पक्ष हैं, 2 पक्ष हैं, ध्यान से देखो। अब हमने इसको गोला लगा दिया, ये लगा दिया गोला, ई गोला, और इसमें कोई कलर यूज कर सकते हैं क्या, ये ट्राई करके देखें, हाँ ये भी ठीक दिख रहा है, हाँ एक ये है और एक ये, ध्यान से देखो। अब ये जो ग्रुप है, ध्यान से देखिए, इस पर्टिकुलर फ्लोरीन एटम ने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचे, विड्रॉ किए, ठीक है। हम बोलेंगे कि भाई इसने क्या शो किया, माइनस आई शो किया, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो किया। यानी जो इंडक्टिव के दौरान इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, जो इंडक्टिव की हेल्प से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, उसको बोला जाता है कि भाई उसने क्या शो किया, माइनस आई शो किया, ठीक है। कंपैरिजन किससे करेंगे, हाँ हाइड्रोजन से कंपेयर करेंगे। यानी ग्रुप शोइंग माइनस आई इफेक्ट, ग्रुप शोइंग माइनस आई इफेक्ट हैव स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टेंडेंसी विद रिस्पेक्ट टू एच। छोटू के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर ज्यादा होती है, तो हम बोलते हैं उसको माइनस आई शो कर रहा है ना। बाकी जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो लिख लो सिंपल, पहली चीज, 2 टाइप ऑफ ग्रुप्स शो इंडक्टिव इफेक्ट। 2 तरह के ग्रुप होते हैं, लिखो 2 टाइप ऑफ ग्रुप्स शो इंडक्टिव इफेक्ट। 2 तरह के ग्रुप इंडक्टिव इफेक्ट शो करते हैं, ठीक है। पहला लिख लो, ग्रुप्स शोइंग माइनस आई इफेक्ट, ग्रुप शोइंग माइनस आई इफेक्ट आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ग्रुप शोइंग माइनस आई इफेक्ट आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, वो होते हैं क्या, हाँ वो होते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, ग्रुप होते हैं, ठीक है। दे आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है ना। एज कंपेयर टू, किससे कंपेयर कर रहे हैं, छोटू से। छोटू का 0 मान लिया इंडक्टिव, तो इसके कंपैरेटिवली वो ज्यादा खींचने वाले हैं, है ना, ओके। और जो ये ग्रुप है, ध्यान से देखो, जो इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहे हैं, यानी ईडीजी है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, हम बोलेंगे इसने क्या शो किया, प्लस आई शो किया। क्या शो किया, प्लस आई, यानी ग्रुप शोइंग प्लस आई। लिख लो जल्दी से, ग्रुप शोइंग प्लस आई, ग्रुप शोइंग प्लस आई आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ग्रुप शोइंग प्लस आई आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ग्रुप शोइंग प्लस आई जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, दे आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है। एज कंपेयर टू एच, हाइड्रोजन के कंपैरेटिवली, ठीक है। डन, बात समझ में आई, बेसिक समझ में आया आपको।
है ना। याद रखना आसान होता है, याद रखना आसान है कि माइनस आई वाला कौन सा, प्लस आई वाला कौन सा, याद रखना नॉर्मली एक्सेप्शन हमेशा होते हैं, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक एक्सेप्शन आएंगे, लेकिन नॉर्मली अगर बात करें कि जो माइनस आई शो कर रहा है, याद रखिए उस माइनस आई वाले पे खुद पे चार्ज क्या आएगा, माइनस आएगा। माइनस आई वाले पे खुद पे चार्ज क्या आएगा, बोलो, माइनस आएगा, है ना। तो माइनस किस पे आएगा, जो इलेक्ट्रॉन खींचता है उस पे क्या आता है, माइनस आता है, ठीक है। और प्लस आई वाले पे खुद पे चार्ज क्या आएगा, प्लस आएगा। और प्लस किस पे आता है, जो इलेक्ट्रॉन दान करता है, डोनेट करता है ना। तो ग्रुप शोइंग प्लस आई, याद रहेगा प्लस आई वाला कौन सा, जिसपे प्लस आया, प्लस किस पे आया, जो डोनेट करेगा। और माइनस आई कौन शो कर रहा है, जिसपे माइनस आ रहा है। बात समझ में आई आपको, अंडरस्टूड, ठीक है। ये बात है, जैसे यहाँ पे देखो सभी के सभी हेलोजन, और ये अगर हम देखें तो यहाँ पे हेलोजन की तरफ माल सप्लाई हो रहा है, और यहाँ माल मतलब इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। माल मतलब मैं किसको कह रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन। तो इसने माइनस है और इस पूरे ग्रुप ने क्या शो किया, प्लस आए। गॉट इट एवरीवन, ठीक है ना। एक तरह से अगर आप देखो तो हेलोजन जो है, जैसे फ्लोरीन जो है, ये मोहल्ले का क्या है, ये भैया ये मोहल्ले का जग्गू दादा है, डेंजर है भैया, फुल आदमी, ठीक है। और जग्गू दादा को पूरा मोहल्ला जो है वो क्या दे रहा है, हफ्ता दे रहा है। पूरा मोहल्ला क्या दे रहा है, हफ्ता दे रहा है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे मोहल्ले का जग्गू दादा कौन, क्लोरीन, और हफ्ता, ये सारे लोग इसको हफ्ता सप्लाई कर रहे हैं। अंडरस्टूड, बात समझ में आई, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब अगले क्वेश्चंस के अंदर अपने को पहचानना है कि कौन सा ग्रुप प्लस आई शो कर रहा है, कौन सा माइनस आई शो कर रहा है, आइडेंटिफिकेशन करनी है, ठीक है। चलें अगले फेज पे। तो अभी तक हमने सिंपली इंडक्टिव को जाना है कि इंडक्टिव क्या रहता है। हाँ, इंडक्टिव इज परमानेंट, परमानेंट पोलराइजेशन होता है, किसका होता है, सिग्मा का। सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का वीक इफेक्ट है, डिस्टेंस के किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और उसके अलावा प्लस आई माइनस आई कैसे कंपेयर करते हैं, छोटू के रिस्पेक्ट में हम कंपेयर करते हैं। चलो भैया जिंदगी में आगे चलते हैं, मजा आएगा, ठीक है। देखिए एवरीवन, अब हम क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बोलो क्या कर रहे हैं ठुल्लू। हाँ, लिख लो, आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई प्लस आई स्लैश माइनस आई। मैं यहाँ पे ग्रुप दे रहा हूँ, आपको आइडेंटिफाई करना है, प्लस आई माइनस आई आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। जैसे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मान लो मैंने यहाँ पे कुछ ऐसा ले लिया, ठीक है। जो भी सर्कल्ड ग्रुप है, आपको सर्कल्ड ग्रुप का बताना है कि भाई उसने क्या शो किया, प्लस आई माइनस आई क्या शो कर रहा है, ये आपको देखना है, ठीक है। डन है। कुछ मैं करूंगा, फिर आप करते रहना, लिखते रहना, करते रहना। जो भी सर्कल ग्रुप है उनका आपको बताना है कि वो क्या शो कर रहे हैं, प्लस आई या माइनस आई। अब देखो कैसे करना होता है, तरीका बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पे सर्कल कर दिया, यानी हमें अब बताना है कि यार ये जो ग्रुप है ना, ये इस बेंजीन को CH3 डोनेट कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है। तो सीधा आप उस बॉन्ड पे फोकस करें। कौन से बॉन्ड पे, जो डायरेक्टली इससे कनेक्टेड है। ये है हमारा बॉन्ड जिस पे हमें डायरेक्टली फोकस करना है, ठीक है। अगर हमें इस पे डायरेक्टली फोकस करना है तो ध्यान से देखो, यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करें तो ये जो कार्बन एटम है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और ये जो कार्बन है ये sp3 है। हाइड्रोजन का इंपैक्ट क्या मानेंगे, जीरो। कार्बन से जो H जुड़े उनको जीरो मान लिया। तो ये बताओ sp3 और sp2 में ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव कौन होता है, बोलो सभी के सभी पता है। sp2 की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती है, क्योंकि उसमें परसेंटेज s करेक्टर क्या होता है, ज्यादा होता है, बिकॉज परसेंटेज s करेक्टर इज मोर। समझ गए। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ये किधर जाएगा, हाँ इधर जाएगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन फिर नीचे की तरफ जाएगा तो हम क्या बोलेंगे, भैया इसने क्या शो किया, प्लस आई। अगर इसने प्लस आई तो बेंजीन ने कंपैरेटिवली क्या शो किया, माइनस आई, ठीक है। यानी जब ग्रुप्स यहाँ पे कनेक्टेड होंगे तो इट्स अ रिलेटिव थिंग, ये डिपेंड करेगा कौन किससे कनेक्टेड है, ठीक है। मतलब एक जनरली बात बोलने के लिए तो हम H को रेफरेंस लेते हैं, जनरल बात, यानी किसी का भी बताना है हमें, बिना किसी कंपाउंड को देखे हमें अगर बताना है
कि यार मिथाइल क्या करेगा, फ्लोरीन क्या करेगा, NO2 क्या करेगा, तो वो तो हम H के हिसाब से बताएंगे, ठीक है। लेकिन अगर हमें कंपाउंड दे ही दिया है तो उस कंपाउंड में तो हमें पता लग ही जाएगा कि वो क्या शो करेगा क्या नहीं करेगा, उसमें H के रिस्पेक्ट में देखने की आवश्यकता नहीं है। अंडरस्टूड। तो अगर इसने प्लस आई किया तो अंडरस्टूड है दूसरे पूरे ग्रुप ने क्या किया होगा, माइनस आई, क्योंकि किसी ने इलेक्ट्रॉन दिया है तो किसी ने लिया है। आइए देखते हैं यहाँ पे फ्लोरीन के बारे में हमें देखना है। अब सीधा फोकस किस पे होगा, फ्लोरीन और इस कार्बन पे होगा सबसे ज्यादा। तो अब ये कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है, ये फ्लोरीन है। पता है फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू अराउंड 4 होती है। थोड़ा इसमें इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का अंदाजा होना चाहिए, वैल्यू नहीं भी पता तो किसकी ज्यादा है किसकी कम है ये अंदाजा होना चाहिए, नहीं तो काम नहीं चलेगा, ठीक है। कार्बन जब sp हाइब्रिडाइज होता है, ठीक है, ऐसे केस में इसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का वैल्यू अराउंड 3.3 होता है, ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेट, ठीक है। तो इसको ध्यान रख लेना, ध्यान रख लेना। तो यहां पे खुद ही देखो इलेक्ट्रॉन किधर सप्लाई होगा, हाँ फ्लोरीन की ओर, तेरी ओर फ्लोरीन की ओर। बात समझ में आई। तो भाई ये क्या शो करेगा, माइनस आई। अगर ये माइनस आई तो वो बाकी पूरा ग्रुप प्लस आई। अंडरस्टूड है। इस तरीके से करते जाओ, बहुत मजा आएगा, बहुत बहुत मजा आने वाला है। नीचे वाले क्वेश्चंस में बेंजीन से डायरेक्टली जुड़े हुए ग्रुप पे है ना, उसी पे बताना है सभी को। करते जाना, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस, प्रैक्टिस से बढ़िया होता जाएगा। देखो यहां पे ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कितनी है, 3.5, 3.5, और यहाँ जो कार्बन है इसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कितना होता है, देखो वैसे तो 2.5 होता है नॉर्मल कार्बन जब sp3 होता है ना, लिख लेना इस बात को, sp3 कार्बन की होती है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इज 2.5, ठीक है। और यहाँ पे इसकी 2.8 हो जाती है sp2 वाले की, sp2 कार्बन की 2.8 अप्रॉक्सीमेटली, और sp की तो आप जाने गए 3.3 के आसपास, ठीक है। तो क्लियरली यार ये OH क्या शो करेगा, माइनस आई। H को तो इग्नोर कर सकते हो, H को जीरो मान सकते हो। अब ये बेंजीन से जुड़े हुए ग्रुप्स हैं, है ना, इन सब का बताना है। O- CF3, आइसोप्रोपाइल, कार्बोक्सिलेट, NH3+, NO2, करते जाओ, लगे रहो। मतलब हमें देखते ही क्लियर होना चाहिए कि ये ग्रुप जो है ना क्या शो करेगा, प्लस आई शो करेगा, माइनस आई करेगा। देखते ही अपने को अंदाजा होना चाहिए कि यार ये जो ओवरऑल सप्लाई है ना वो किधर होने वाली है, ओवरऑल माहौल किधर जा रहा है, ये अपने को क्लैरिटी होनी चाहिए। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, ना वो समझ सके ना हम। किसी के नूर हो गए, किसी के इतने पास हैं कि सबसे दूर हो गए। हाँ भाई एवरीवन, गाइस देखो थोड़ा बहुत तो मुझे सहना पड़ेगा आपको, है ना। पढ़ाते पढ़ाते मैं भी फ्लो में गुम हो जाता हूँ। ओके, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो ये CH2CH3 है ये क्या शो करेगा, हाँ इट विल शो प्लस आई, है ना, क्योंकि यहाँ कार्बन देखो sp2 sp है ये वाला, और ये वाला खुद क्या है sp, हाँ sp3 है, ठीक है। ये होने के बाद नेक्स्ट में अगर बात करें, वीडियो को पॉज भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, यू कैन पॉज द वीडियो, उसके बाद कर सकते हो, है ना, खट खट मैं जवाब देता रहूँगा, उससे वीडियो का साइज कम हो जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या यूज करेगा, ये क्या शो करेगा, प्लस आई करेगा, इट विल शो प्लस आई, है ना। ये कार्बन sp3 है, ठीक है। O पे नेगेटिव। अब ध्यान से देखो, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, लेकिन ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स उसके पास खूब है, भर भर के इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स की कोई कमी नहीं, यानी O नेगेटिव विल शो प्लस आई। काफी अच्छा प्लस आई शो करेगा क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज है, एक्सेस में है। सोचो ना, ये खुद और इलेक्ट्रॉन लेके खुद को डिस्टेबलाइज थोड़ी ना करेगा, पहले ही इस पे नेगेटिव चार्ज है, यानी पहले एक्सेस में खाना खाया हुआ है, और खाना थोड़ी ना खाएगा, पेट को थोड़ी फाड़ना है, समझ गए ना। तो जो नेगेटिवली चार्ज स्पीसी है, चाहे उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाई है, जो नेगेटिवली चार्ज स्पीसी है चाहे उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू हाई है, अंडरस्टूड, बात समझ में आई। हाँ, तो वो क्या शो करेगा, ये शो करेगा, ठीक है, प्लस आई। CF3 इंटरेस्टिंग है, देखो कार्बन ये sp3 है, sp3 है, अगर सिर्फ कार्बन को देखो तो लगेगा कि भैया ये तो इलेक्ट्रॉन देगा ही क्योंकि नीचे sp2 है, लेकिन भाई साहब इसकी फैमिली बैकग्राउंड को तो देख लो, ये कार्बन खुद तो ठुल्लू है, लेकिन इसके साथ में 3-3 फ्लोरीन, और तीनों फ्लोरीन्स का इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर बहुत ज्यादा होगी, यानी इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, इधर जाएगा। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, आपको समझना है कि जैसे बेंजीन है, इसको ऐसे गोला दिखा दो या ऐसे दिखा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3-3 फ्लोरीन जुड़े हैं, खुद समझो, फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींच खींच के इस कार्बन को इतना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना देगा कि भैया कार्बन भी उल्टा खींचने पे मजबूर हो जाएगा। यानी these 3 fluorine which are directly attached to the carbon will make this carbon highly electron deficient, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट उसको बना देगा, जिस कारण ये माइनस आई शो करेगा। इनफैक्ट वेरी पावरफुल माइनस आई, बहुत पावरफुल माइनस आई होता है इसका, हल्का फुल्का नहीं, अच्छा खासा। नेक्स्ट करते जाओ। COO नेगेटिव, पूरे पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, मतलब CO नेगेटिव पूरी स्पीसी पे नेगेटिव चार्ज है ना, अगर ओवरऑल देखें चार्ज इस पे तो -1 है, तो यानी ये डोनर होगा, ये प्लस आई शो करेगा। याद रखिए नेगेटिव चार्ज है, गारंटीड है, वो क्या शो करेगा, प्लस आई। जिस पे पॉजिटिव है, पॉजिटिव भैया यानी इलेक्ट्रॉन खींचने के लिए तड़प रहा है, तो ये क्या शो करेगा, माइनस आई, स्ट्रॉन्ग माइनस आई। NH3 विल शो स्ट्रॉन्ग माइनस आई, काफी अच्छा माइनस आई शो करेगा, पावरफुल माइनस आई। NO2 दिख रहा है, नाइट्रोजन कार्बन, नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन भी है साथ में, माइनस आई शो करेगा। CH2 नेगेटिव, देखते ही समझ में आया, बोलो क्या शो करेगा, CH2 माइनस, हाँ इट विल शो प्लस आई, ठीक है। ये इंडक्टिव ही शो नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा भाई, जो ऊपर है वही नीचे है, अगर जो ऊपर है वही नीचे है तो इंडक्टिव शो करने का मतलब ही नहीं बनता, इट विल नॉट शो इंडक्टिव इफेक्ट एट ऑल। बात समझ आई आपको, अंडरस्टूड है, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, अब अभी तक हमने आइडेंटिफाई करना सीखा कि यार कहाँ प्लस आई कहाँ माइनस आई, ये चीज हमने जानी। अब हम जानने वाले हैं क्या, कि प्लस आई है तो प्लस आई को कंपेयर कैसे करते हैं, माइनस आई है तो माइनस आई कैसे कंपेयर करते हैं। तो अब हम प्लस आई के अंदर घुसने वाले हैं, आइए चलते हैं प्लस आई की ओर, यानी कंपैरिजन ऑफ प्लस आई। हेडिंग लगा लो जल्दी से, कंपैरिजन ऑफ प्लस आई। प्लस आई के साथ में लिखो और साथ साथ बोलो भी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, बोलना साथ साथ है ना, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। प्लस आई क्या होता है, बोलो सभी, बोलो बोलो, कोई बात नहीं, घर वाले थोड़े पागल समझेंगे तुम्हें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, एटीपियंस हो तुम, फाइटर हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्लस आई तो साथ में क्या बोलोगे, हाँ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब प्लस आई कंपैरिजन करना है, ठीक है, तो शुरू करते हैं द फर्स्ट एग्जाम्पल। प्लस आई कंपैरिजन करना है, इन तीनों का प्लस आई हमें कंपैरिजन करना है, ठीक है। तो कंपेयर करें बढ़िया से प्लस आई, थिंक अबाउट इट, सोचिए, मतलब कि सोचना क्या, मैं बताता हूं। सबसे पहले देखो, सब में ये एटम क्लोरीन एटम, यानी खींचने वाला तो कॉमन है, खींचने वाला कॉमन है, ठीक है। अब समझना, यहां इलेक्ट्रॉन सप्लाई कौन कर रहा है, कार्बन। हाइड्रोजन को तो इग्नोर कर दो, वैसे भी हाइड्रोजन को इग्नोर कर दो, ठीक है। एक कार्बन है जिसने इलेक्ट्रॉन दिया, इस तरह से समझ लो। यहां पे इग्नोर ऑल द हाइड्रोजन्स, इलेक्ट्रॉन दिया, कार्बन ने दिया, लेकिन इस कार्बन ने अगले से भी थोड़ी हेल्प ले ली, अगले से भी थोड़ी हेल्प ले ली। तो ये बताओ दोनों का क्यूमुलेटेड जो इलेक्ट्रॉन देना है, यानी क्यूमुलेटिवली इन दोनों का मिला के जो सप्लाई है वो क्या होगा, ज्यादा होगा। इट्स लाइक दैट, मोहल्ले का जग्गू दादा इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, मोहल्ले का जग्गू दादा जब इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो ऐसे केस में क्या हो रहा है, हाँ ऐसे केस में
मोहल्ला बड़ा हो गया, मोहल्ला बड़ा हो गया तो इलेक्ट्रॉन पेयर भी ज़्यादा सप्लाई, मतलब इलेक्ट्रॉन की सप्लाई भी क्या हो गई, बढ़ गई। समझ गए? यानी यहाँ पे अब ये बढ़ता जा रहा है, सप्लाई ज़्यादा होती जा रही है, तो प्लस आई इज इंक्रीजिंग, है ना। तो बिगर द एल्काइल ग्रुप जितना बड़ा होगा प्लस आई उसका उतना ही ज़्यादा होगा, प्लस आई उसका उतना ही ज़्यादा होगा। समझ गए? यानी यहाँ सिर्फ एक कार्बन ने सप्लाई किया था, यहाँ 2 ने किया, यहाँ 3 ने किया, तो लिख लेना। ठीक है, लिख लेना। क्या लिखोगे? बिगर एल्काइल ग्रुप शोज, बिगर एल्काइल ग्रुप शोज स्ट्रॉन्गर प्लस आई, बिगर एल्काइल ग्रुप शोज स्ट्रॉन्गर प्लस आई, वो ज्यादा पावरफुल प्लस आई शो करता है। अगले वाले में देखना, इन तीनों में अब देखते ही समझ जाओगे, वैसे तुम देखते ही समझ जाओगे। देखो, ध्यान से देखना, दिख रहा है ना साफ साफ, यहां डायरेक्टली एक कार्बन, दो कार्बन, यहां पे देखो ये कार्बन तो है ही जिसपे डेल्टा प्लस आया, फिर अब यहाँ पे दो और आ गए, कार्बन बढ़ गए, डेल्टा प्लस सॉरी डेल्टा डेल्टा प्लस, है ना। तो यहाँ पे अब सप्लाई ज्यादा हो रहा है, यहाँ पे और ज्यादा सप्लाई हो रहा है, ध्यान से देखना। ठीक है, तो प्लस आई बढ़ता जा रहा है, प्लस आई बढ़ता जा रहा है, यानी इथाइल, ये क्या है, आइसोप्रोपाइल, और ये है टर्शरी ब्यूटाइल। स्ट्रॉन्गर प्लस आई किसका होगा? टर्शरी ब्यूटाइल का। भाई जो पिछले वाले में बात बताई उसी का ही कहीं ना कहीं वेरिएशन है। नेक्स्ट में ध्यान से देखिए, यहाँ पे H है और यहाँ पे CH3 है, तो सप्लाई बढ़ गया ना, तो इसका प्लस आई ज्यादा होगा। ठीक है, तो एक चीज तो आप याद रख ही लो, जो एल्काइल ग्रुप है वो क्या शो करते हैं, प्लस आई शो करते हैं। एल्काइल ग्रुप शो प्लस आई। एक छोटी सी चीज मैं आपसे कंपेयर मतलब कराता हूँ, जैसे यहाँ पे देखो, ये ऑफन डाउट आता है स्टूडेंट्स को। ठीक है, जैसे CH3 है और यहाँ पे HCl है, मैंने बोला क्या लिख लो सभी के सभी, एल्काइल ग्रुप्स शो प्लस आई, यानी मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल ये प्लस आई शो करते हैं। डाउट ये आता है कि सर हाइड्रोजन का हमने जीरो माना और यहां तो कार्बन है, और कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा या कम है, बताओ। बोलो भैया बोलो, क्या होती है, ज्यादा होती है या कम होती है? ज्यादा होती है ना, तो उसके तो भाई खींचने वाला होना चाहिए, तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो उसका रीजन बताता हूं। देखो, हाइड्रोजन का जीरो मान लेने से जीरो असल में थोड़ी हो जाएगा। असल में हाइड्रोजन और कार्बन में कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती है। क्या होती है? ज्यादा होती है। इस कारण ये तीनों छोटूस कार्बन को क्या करते हैं, हल्का हल्का इलेक्ट्रॉन देते हैं, जिस कारण ये कार्बन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच हो जाता है थोड़ा। एज कार्बन बिकम्स मोर इलेक्ट्रॉन रिच, तो अब आगे ये क्लोरीन को ज्यादा अच्छे से हफ्ता दे पाता है। समझ में आई बात आपको? ठीक है, यानी ये पूरा कुनबा जो है, ये पूरी फैमिली जो है, वो मिला के ओवरऑल इट इज मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एज कंपेयर टू छोटू। समझ आई बात आपको? ठीक है, यानी यहां पे कार्बन इन इटसेल्फ तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग था हाइड्रोजन के कंपैरेटिवली, पर इन तीनों हाइड्रोजन के असिस्टेंस की वजह से, इन तीनों हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन डोनेशन की वजह से कार्बन ओवरऑल CH3 ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, डोनेटिंग होता है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात होती है, और ज्यादातर स्टूडेंट्स को, इवन टीचर्स तक को भी कई बार ये चीज क्लियर नहीं होती कि एग्जैक्टली एल्काइल ग्रुप जो होते हैं वो प्लस आई क्यों शो करते हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कार्बन हैव मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। आई होप यू अंडरस्टूड। डन, ये हो गया। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक बार है यहाँ पे O माइनस, एक बार है NH माइनस, इसमें कंपैरिजन करो। ठीक है, इन दोनों में प्लस आई, क्लियर सी बात है, प्लस आई तो शो करेंगे ही करेंगे, सब पे जिस पे नेगेटिव है प्लस आई तो शो करेगा। पर प्लस आई क्यों करेगा, सॉरी क्यों करेगा वो भी ठीक है, किसका ज्यादा प्लस आई है, कौन ज्यादा, कहां पे सिग्मा बॉन्ड का ज्यादा डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये सोचना है आपको। सोचिए इसके बारे में, जल्दी सोचिए।
हाँ जी, देखो तीनों डोनर है वो तो सही है, सबसे ज़्यादा प्लस आई सी वाले का होगा। तो यार सबसे ये बताओ, इलेक्ट्रॉन सभी दे सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा जिगरा किसका इलेक्ट्रॉन देने का, दिलदार कौन है? जो इलेक्ट्रॉन्स को संभाल के नहीं रखता। जैसे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इन तीनों में सबसे ज़्यादा है, तो इसको इलेक्ट्रॉन मजबूरी में देना तो पड़ेगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, लेकिन स्टिल ये उतना दिल से नहीं दे पाएगा क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है। तो सिंपल शब्दों में लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो कि लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम विल डोनेट मोर, लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम विल डोनेट मोर, वो ज़्यादा डोनेट करेगा। अंडरस्टूड, बात खत्म, ठीक है। चलो चलते हैं जिंदगी में आगे। नेक्स्ट वन, प्लस आई कंपेयर करना। एक में सिलिकॉन एक में कार्बन, कंपैरिजन करना है। देखो इन दोनों में ज़्यादा प्लस आई इसका है, सिंपल रीजन है, सिलिकॉन और कार्बन में लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? सिलिकॉन और कार्बन में डाउन द ग्रुप जा रहे हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है, कम होती है। तो एज सिलिकॉन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसका प्लस आई क्या होगा, ज़्यादा होगा, है ना, ये बात है, ठीक है। अब देखो, अब अपने को देखना है, क्या देखना है, हाँ हाइड्रोजन ड्यूटेरियम और ट्रीटियम के बॉन्ड के बारे में पहले बात करनी है। जैसे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड है और कार्बन ट्रीटियम बॉन्ड है। इन तीनों बॉन्ड्स में सबसे पहले स्ट्रॉन्गर बॉन्ड कौन सा होता है, ये अपने को पता होना चाहिए। विच इज मोर स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, बॉन्ड लेंथ थोड़ा बहुत अंदाजा होना चाहिए, हल्का फुल्का हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखो सिंपल शब्दों में सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, बॉन्ड स्ट्रेंथ या बॉन्ड एनर्जी की बात कर सकते हैं। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ में अगर हम देखें तो यहाँ पे सबसे ताकतवर बॉन्ड होता है Ct का, फिर Cd का और फिर होता है CH का। जितना हैवियर आइसोटोप होगा ना, जितना हैवियर आइसोटोप होगा उतना स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाएगा। लिख लो पहले तो ये, heavier isotope form stronger bond, लिखो heavier isotope forms stronger bond, heavier isotope forms stronger bond। heavier isotope जो होता है वो stronger bond बनाता है, Ct Cd CH, ओके अंडरस्टूड। क्यों भाई, रीजन की बात करते हैं कि वाई ऐसा क्यों हुआ। तो देखो यार, इसका रीजन ये होता है एक इस तरह से कि जितना इसका क्या होगा, हैवी होता जाएगा, हैवी होने के बाद वाइब्रेशन कम होते रहते हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल छोटू है, छोटू ऐसे ऑसिलेट हो रहा है, ऐसे ऐसे ऑसिलेशन हो रहा है, ठीक है। मान लो ड्यूटेरियम में ऑसिलेशन थोड़ा और धीरे हुआ और ट्रीटियम में ऑसिलेशन और धीरे हुआ। जितना एटॉमिक ऑसिलेशन कम होता है, याद रखिए जितना एटॉमिक ऑसिलेशन कम होता है उतना ओवरलैप अच्छा होता है। ऑसिलेशन डिक्रीजेस, ओवरलैप विद द कार्बन, यू नो, कोलिजन के चांसेस, ओवरलैप के चांसेस बढ़ जाते हैं। गॉट इट। तो हेवियर आइसोटोप स्ट्रॉन्गर बॉन्ड क्यों बनाता है, क्योंकि ऐसे केस में क्या होता है, वाइब्रेशंस कम होते हैं, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी कम होने की वजह से ओवरलैप जो होता है ऑर्बिटल्स में वो क्या होता है, अच्छा होता है। गॉट इट। अच्छा, अब बॉन्ड स्ट्रेंथ बॉन्ड एनर्जी एक ही बात है। उसके अलावा अगर बॉन्ड लेंथ की बात करें, भाई बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा किसकी होगी, CH की, फिर CD और फिर CT। क्योंकि अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनाया है तो कार्बन और ट्रीटियम क्या आ जाएंगे, पास आ जाएंगे, कार्बन और ट्रीटियम क्या आ जाएंगे, पास आ जाएंगे, बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्गर ओवरलैपिंग इट विल बिकम क्लोजर। तो ये हो गया बॉन्ड स्ट्रेंथ, ये हो गया बॉन्ड लेंथ। अब हम अगर इंडक्टिव इफेक्ट की बात करें, ठीक है, CH CD CT में सबसे ज्यादा प्लस आई जो होगा वो T का होगा। CT का प्लस आई यानी T का प्लस आई इज मोर एज कंपेयर टू D एज कंपेयर टू H। H को 0 मान लो, तो इन दोनों का प्लस आई ज्यादा है। वाई द प्लस आई इज मोर, प्लस आई इसलिए मोर है क्योंकि यहां पे बॉन्ड छोटा है, समझ रहे हो। अगर बॉन्ड छोटा है, ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस सेम है, लेकिन बॉन्ड अगर छोटा है तो डोनेशन ज्यादा होगा, समझ रहे हो। बॉन्ड यहां पे छोटा है, यहां बॉन्ड बड़ा है, तो अगर बड़ा डिस्टेंस है और एक छोटा डिस्टेंस है,
छोटे डिस्टेंस में जब इलेक्ट्रॉन पेयर डिस्प्लेस होगा, जितना भी डिस्प्लेसमेंट होगा, तो वहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो डिस्प्लेसमेंट उतने ही डिस्प्लेसमेंट में क्या हो जाएगा, प्लस आई ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे शॉर्ट होने की वजह से इंडक्टिव ज्यादा हो गया, डिस्टेंस कम होने की वजह से इंडक्टिव क्या हो गया, ज्यादा हो गया, है ना। मतलब बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग है, आप समझना। जैसे सीटी है इतना मान लो, सी एच इतना मान लो, ठीक है। अब इसका इलेक्ट्रॉन पेयर मान लो ऐसे फैला हुआ है, और इसका मान लो इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऐसे इकट्ठा है। अब दोनों में एज्यूम करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इतना हो गया, मान लेते हैं एक बार, ठीक है, मान लेते हैं इतना एरिया डिस्प्लेस हो गया, इधर भी मान लो इतना हो गया। अब खुद ही देखो, सेम अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट में ज्यादा वॉल्यूम किसका जा रहा है, ज्यादा वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किधर डिस्प्लेस हो रहा है, इसमें डिस्प्लेस होगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, ज्यादा है। यानी उतने ही डिस्प्लेसमेंट में, जितना डिस्प्लेसमेंट यहां हुआ, उतने ही डिस्प्लेसमेंट में ज्यादा इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ जाएगा, ये होता है। ठीक है, तो इंडक्टिव का ऑर्डर यानी प्लस आई का ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ का, बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर, ये आपने जान लिया है, ये आपने जान लिया है। और इंडक्टिव को किस तरीके से कंपेयर करते हैं प्लस आई को, ये आपने देख लिया है। ठीक है, अब प्लस आई के साथ साथ अपने को माइनस आई का भी खेल देख लेना चाहिए। आइए जल्दी से देख लेते हैं, जल्दी से हेडिंग लगाओ, कंपेयर माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट कंपेयर करना है, चलिए स्टार्ट करते हैं। करते जाना, ठीक है, करते जाना, मजा आएगा। जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। वीडियो को पॉज भी कर सकते हो, ट्राई करो जल्दी से, इसको सोचो कैसे वर्क करेगा, क्या करेगा। देखिए, फंडा समझा देता हूं सभी को। फंडा ये है, हेलोजेंस में अगर हम देखें तो जितना इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होगा, जैसे फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी मैक्सिमम है, तो उसका माइनस आई भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो माइनस आई का कंपैरिजन अगर कर रहे हो तो क्लियरली यू कैन सी कि FCl, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद Br, उसके बाद आई, है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ sp2 वाला कार्बन है और यहाँ कौन सा है, sp वाला है, तो sp की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा, खेल खत्म। ठीक है, ज्यादा माइनस आई। यहाँ C ट्रिपल बॉन्ड N है, ध्यान से देखो, कार्बन sp और यहाँ पे sp2, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, ज्यादा खींचने में कौन, ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर है, ठीक है। अगले में Cc है और Cn है, ध्यान से देखो, ये कॉमन है लेकिन यहाँ पे N है और यहाँ C है, कौन ज्यादा खींचेगा, N, C ट्रिपल बॉन्ड N। NO2 और साइनाइड साफ ही दिख रहा है, यहाँ पे N के साथ ऑक्सीजन पूरी फैमिली देखो, बहुत पावरफुल है इलेक्ट्रॉन खींचने में, सो दिस इज बेटर। अगले में दोनों इलेक्ट्रॉन खींचने में मतलब नंबर 1 है, दोनों ही भयंकर इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, NH3+B एंड NH3+P। तो अगर दोनों की बात करें, हाँ, तो NF3+ और NH3+ में कौन जीतेगा, क्लियरली कौन जीतेगा, बोलो, NF3+ विल विन, NF3+ विल विन। ठीक है, चलो एक और देखते हैं। मान लो हमारे पास कुछ ऐसा है, CH3CHO, इसके बारे में बात कर रहे हैं, और एक हल्का सा डिफरेंस है, लेकिन ठीक है, हल्का सा डिफरेंस आएगा इनके माइनस आई में, लेकिन आएगा, थोड़ा सा आएगा। तो आपको सोचना है कि क्या होगा,
किसका माइनस आई ज्यादा है? थिंक अबाउट इट। देखो, अगर हम इन दोनों की बात करें तो यहां पे इन दोनों में ज्यादा माइनस आई इसका होगा। H को तो जीरो मान सकते हैं, H को इग्नोर कर दो, लेकिन CH3 क्या करता है? इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। इसके डोनेशन की वजह से यहाँ पे कार्बन जो है ना, ये जो कार्बन है इस पे डेल्टा प्लस कम हो जाएगा। ड्यू टू डोनेशन ऑफ CH3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी एट दिस कार्बन विल डिक्रीज। इस कार्बन पे अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी घट गई तो इसका पूरे का ओवरऑल इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर थोड़ी कमजोर कर दी। यानी इसके घर के अंदर ही एक डोनर था जिसने इस कार्बन के जख्म को भर दिया, उसकी वजह से इस पूरे की इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता थोड़ी सी कम हो गई एज कंपेयर टू दिस, है ना। तो दिस CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेशन विल मेक दिस कार्बन, ठीक है, लेस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एंड देयरफॉर यहाँ पे इसका माइनस आई रिलेटिवली कम है। एल्डिहाइड का ज्यादा होता है, कीटोन का रिलेटिवली थोड़ा क्या होता है? कम होता है। गॉट इट एवरीवन? ठीक है, तो बस सही है गाइज। सो गाइज दिस वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट एंड आई होप आपको काफी मजा आया होगा। नोट्स वोट्स आपने सही से जरूर बनाए होंगे एज यू कैन क्लियरली सी। ठीक है, सबसे पहले हमने ओवरऑल जीओसी के बारे में देखा कि जीओसी हमें किस बारे में इंफॉर्मेशन देता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने के लिए बेहद बेहद जरूरी है। जैसे आईपीएससी सीखा, अब जीओसी है। जीओसी में हमने शुरू किया है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स, जिसमें परमानेंट और टेम्परेरी होते हैं। परमानेंट में इंडक्टिव हमने स्टार्ट किया। इंडक्टिव में हमने बेसिक जाना कि इंडक्टिव होता क्या है, कैसे ऑपरेट करता है, प्लस आई क्या होता है, माइनस आई क्या होता है, वीक है या स्ट्रांग है, कैसा है, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू या पाई बॉन्ड के थ्रू कैसे ऑपरेट होता है। फिर हमने कंपैरिजन किया। कंपैरिजन क्या? आइडेंटिफाई किया कि प्लस आई कब, माइनस आई कब शो होगा। देन वी कंपेयर्ड प्लस आई एंड देन वी कंपेयर्ड माइनस आई। ओके गाइस, सो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट सेशन में हम लोगों ने इंडक्टिव जो इफेक्ट होता है उसके बेसिक्स को जाना था। ठीक है, तो बेसिक्स को जानने के बाद हमने प्लस आई का कंपैरिजन, माइनस आई का कंपैरिजन किस तरीके से करते हैं ये हमने देखा था। ठीक है, आई होप आपने स्टार्टिंग वाली डीपीपीज जो है वो अटेम्प्ट करना शुरू कर दिया होगा। ठीक है ना, जिसमें हमें इंडक्टिव कहाँ किसका प्लस आई किसका माइनस आई, उस सब के काफी सारे क्वेश्चंस हैं, तो वो आपने करने शुरू कर दिए होंगे। डिस्कशन हम करेंगे अगले सेशन में। अगले सेशन में वी विल डिस्कस, ठीक है, और ओके वो हम अगले सेशन में एक साथ डिस्कस करेंगे। तो आज हम सबसे पहले इंडक्टिव इफेक्ट के कुछ ऑर्डर की बात करते हैं। जैसे कि प्लस आई का ऑर्डर क्या होता है, ओवरऑल ऑर्डर क्या है, माइनस आई का ऑर्डर क्या होता है, कैसे उसको याद रखते हैं, या हमें उसको याद रखना होता भी है कि नहीं रखना होता। तो कई सारे सवाल हमारे दिमाग में होते हैं। ठीक है, तो चलिए गाइज शुरू करते हैं आज की कहानी मेरी जुबानी। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कुछ क्वेश्चन से अगेन, जिसमें आपको माइनस आई का ऑर्डर कंपैरिजन करना है। जल्दी से हेडिंग लगाओ, कंपेयर माइनस आई, कंपेयर माइनस आई। माइनस आई को कंपेयर करो, मतलब जैसे ये दो ग्रुप है, एक यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH2 है और एक है बेंजीन। इन दोनों में से स्ट्रॉन्गर माइनस आई किसका है? एज्यूमिंग दैट ये दोनों के दोनों ग्रुप किसी एक सेम ग्रुप से जुड़े, जैसे कि हेलोजन से जुड़े, या हेलोजन में तो खैर उसका माइनस आई हो जाएगा, लेकिन पॉइंट इज दैट किसी ऐसे सेम ग्रुप से जुड़े। ठीक है, तो इस तरह से इसको दिखाया हुआ है। हेडिंग लगा लो जल्दी से, कंपेयर माइनस आई, कंपेयर माइनस आई। देखो पहले की बात करते हैं, इन दोनों में ज्यादा भयंकर इलेक्ट्रॉन खींचने वाला कौन है रिलेटिवली? तो पता है इन दोनों में बेटर कौन सा इलेक्ट्रॉन खींचने वाला? दिस इज मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। बेंजीन इज मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एज कंपेयर टू CH डबल बॉन्ड CH2। क्यों, कैसे? तो देखो, यहां अगर हम कार्बन की बात करें, यहाँ कितने कार्बन है? 2, और दोनों कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। दोनों की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। यहां पर अगर मैं देखता हूं तो यहाँ ये sp2, ये sp2, ये sp2, ये sp2, भाई साहब यहाँ पे तो गेम 2 पे खत्म हो गया। यहाँ उसके बाद भी sp2 कार्बन है, समझ रहे हो ना? यानी यहाँ पे ज्यादा नंबर ऑफ sp2 कार्बन है, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर इसके कंपैरेटिवली ज्यादा है।
नेक्स्ट देखो, दिस इज बेटर, ये वाला जो दिख रहा है ना यही बेटर है। वाई दिस इज बेटर? क्योंकि डायरेक्टली जुड़ा हुआ जो कार्बन है वो sp हाइब्रिडाइज्ड है। अब यहाँ नंबर ऑफ कार्बन sp2 ज्यादा है, याद रखिए वो नहीं देखना आपने को, सबसे पहले डायरेक्टली जुड़े हुए एटम को देखना। वो हमने देखा ये sp हाइब्रिडाइज्ड है और यहाँ ये sp2 होता है। अगर इसको खोल के देखोगे तो आपको पता लग जाएगा दिस विल बी sp2। कैसा होता है, ध्यान से देखिए, ये ऐसा है। और यहाँ पे इस कार्बन के आसपास कितने बॉन्ड बना रखे हैं? 3 सिग्मा बॉन्ड बने हुए, 3 सिग्मा बॉन्ड का मतलब हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp2। अंडरस्टूड? ये बात होती है, दैट इज द मेन थिंग। क्लियर है? ओके। इसके बाद NF3 प्लस NO2 एंड NH3 प्लस, दिमाग लगाइए क्या होगा, व्हाट विल हैपन इन दिस केस। देखो, पॉजिटिवली चार्ज स्पीसी न्यूट्रल के कंपैरेटिवली ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, ये तो ऑब्वियस है। यानी यहाँ पे N प्लस है, N प्लस है, दोनों में भाई सीधी सी बात है यार, ये प्लस वाले दोनों ही बहुत खींचेंगे। लेकिन यहाँ तो देखो N के साथ क्या है, फ्लोरीन है, 3 फ्लोरीन है N के साथ, सोच के देखो यार। तो यहाँ पे देखो ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा। यानी यहाँ पे A है, A के बाद कौन आएगा C, और उसके बाद कौन आएगा B। देखो चाहे यहाँ पे N के साथ ऑक्सीजन है लेकिन इस पे पॉजिटिव चार्ज है। जब इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो इसके इलेक्ट्रॉन खींचने की भूख जो है, प्यास जो है, वो इसके कंपैरेटिवली ज्यादा होगी, चाहे यहाँ पे ऑक्सीजन क्यों ना हो। गॉट इट? नेक्स्ट जो है ना, ये मतलब डेटा बेस्ड होता है, मेमोरी बेस्ड होता है। ये अपने को मतलब ध्यान ना भी रखो तो चलेगा, नहीं आता इससे क्वेश्चन, लेकिन हम इसमें एक्सपेक्ट कुछ करते हैं, होता कुछ और है। हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं? हम एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई ये जो NH3 प्लस है इट शुड बी मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। वाई? H को तो इग्नोर कर सकते हो, H को हम इग्नोर कर सकते हैं, तो N से जुड़े हुए जो ये ग्रुप R हैं, ये सारे के सारे जो R हैं ये क्या करेंगे बताओ? प्लस आई शो करेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन देंगे। अगर ये इलेक्ट्रॉन देंगे तो N के ऊपर प्लस चार्ज की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, पॉजिटिव चार्ज। यानी दीज R ग्रुप्स विल मेक दिस नाइट्रोजन लेस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। एज दिस नाइट्रोजन इज लेस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर कम होना चाहिए ना, लेकिन असल में पावर फिर भी उसकी ज्यादा, ठुल्लू की। बड़ी अजीब सी बात है, फिर भी उसकी पावर ज्यादा क्यों है? तो देखो इसका रीजन कई सारे फंडों से एक्सप्लेन हो जाता है, देयर आर वेरियस फैक्टर्स जिससे ये एक्सप्लेन हो जाता है। वन ऑफ द फैक्टर इज प्रेजेंस ऑफ वाटर, सॉल्वेंट माना जाता है पानी, और पानी की प्रेजेंस में H बॉन्डिंग का रोल की वजह से ऐसा होता है। ठीक है, बाकी अपने को इसकी डेप्थ में जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा अंदाजा आपको दे देता हूं, हल्का फुल्का अंदाजा, कि जैसे यहां कुछ ऐसा है, ये जो H है ना, इनके ऊपर इतना डेल्टा प्लस है कि ये H बॉन्डिंग बनाने की काबिलियत रखते हैं। These hydrogens are able to make H bond. Now the point is, अब यहां पे अगर तुम चेक करते हो पानी की प्रेजेंस में what will happen? ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव है और यहाँ H पे क्या है? पार्शियल पॉजिटिव है। ऐसे ऐसे पानी के बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे, हजारों लाखों मॉलिक्यूल होंगे, यू नो, जिनकी वजह से क्या होगा, विच विल मेक दिस नाइट्रोजन, जो नाइट्रोजन को लेस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनाएंगे। गॉट इट एवरीवन? ये फंडा होता है, ठीक है ना। तो ये आप पर्टिकुलर मतलब यू कैन से, जिसको बोलते हैं ना एक्सेप्शन बोलते हैं, ठीक है, लेकिन अगेन इट इज नॉट इंपॉर्टेंट, सो डोंट वरी अबाउट इट। NO2 CC भाई दिख रहा है ना, NO2 जीतेगा, इसमें तो कोई मतलब ही डाउट ही नहीं है। NO2 के बाद A के बाद कौन आएगा? C आएगा, और C के बाद कौन आएगा? B। ध्यान से देखिए दोनों कार्बन जो है sp हाइब्रिडाइज्ड है, बोथ द कार्बन आर sp हाइब्रिडाइज्ड। लेकिन उसके बाद ये जो कार्बन है और ये नाइट्रोजन है, भाई कार्बन नाइट्रोजन में कौन जीतेगा? कौन ज्यादा खींचने वाला है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। कौन सा नाइट्रोजन? sp हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन है भाई, और वो कार्बन भी sp हाइब्रिडाइज्ड है, दोनों sp हाइब्रिडाइज्ड है, दोनों की हाइब्रिडाइजेशन सेम है, तो नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। डन, ठीक है। अब मैं तुम्हें एक ऑर्डर बताता हूं -i का, और एक बात मैं आपको बताता हूं, ये जो -i के ऑर्डर है ना, ये डिफरेंट बुक्स में कभी कभी डिफरेंट भी दिए होते हैं, ठीक है, कभी कभी डिफरेंट भी दिए होते हैं। उसका रीजन क्या होता है? कंडीशंस, सॉल्वेंट किस में मेजरमेंट किया है, यानी एक्सपेरिमेंटल डेटा एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस पे निर्भर करता है। समझ में आई बात आपको? तो उसी कारण क्या होता है, उसी कारण अलग अलग ऑर्डर्स आते हैं। नाउ द सवाल इज हम कौन सा फॉलो करें? तो देखो, जो आपको कंपैरिजन करना सिखाया, आपको कंपैरिजन करना आना चाहिए। जहां तक एक्सेप्शनल ऑर्डर्स होते हैं,
जैसे कि फॉर एग्जाम्पल NH3+ NR3+, उसके अलावा OH OR, यानी कई सारे ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनको हम लॉजिकली नॉर्मल तरीके से कंपेयर नहीं कर सकते, समझ रहे हो ना। तो ऐसी जगहों पे बहुत कम चांसेस होते हैं कि उस ऑर्डर से क्वेश्चन आए, बहुत कम चांसेस हैं, है ना, रेयर चांसेस हैं लेकिन रेयर चांसेस हैं। तो उसके लिए जो सबसे वेल नोन ऑर्डर है वो आपके सामने मैं पेश कर रहा हूं, ये है -i का ऑर्डर। अभी नोट कर ले, सभी के सभी इसको नोट कर ले, सभी के सभी इसको बढ़िया से नोट कर ले, ठीक है। ये है -i का ऑर्डर, लेकिन इसको रटना नहीं है, इसको रटना नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा अंदाजा रहे तो अच्छा है। जैसे कि देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो इस ऑर्डर में सबसे पहले अगर हम ध्यान दें तो इस ऑर्डर में सबसे पहले कौन आ रहा है, हाँ ध्यान से देखो, ये है पॉजिटिवली चार्ज पीसी। इलेक्ट्रॉन खींचने में बादशाह कौन है, NF3+। नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, 3 फ्लोरीन है, तो इलेक्ट्रॉन खींचने में बादशाह है ये। तो NF3+ का इलेक्ट्रॉन खींचना बहुत अमेजिंग है। देन NR3+, NH3+, इसको मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया। पॉजिटिवली चार्ज के बाद आएगा न्यूट्रल, न्यूट्रल में आएगा NO2, फिर आएगा SO3H। अब देखो ये कंपैरेबल नहीं है, मतलब ये याद ही रखना पड़ेगा। कैसे, देखो NO2 है, नाइट्रोजन के बाद 2 ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन और सल्फर में ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने वाला आप सभी जानते हैं नाइट्रोजन है, ठीक है, बिल्कुल सही है, याद रखना आसान हो जाएगा। लेकिन सल्फर के बाद कितने ऑक्सीजन आ रखे हैं, 3, ये भी तो एक फैक्टर है। तो यानी याद रखना इस चीज कि यहाँ नाइट्रोजन जीत गया। लेकिन अब इससे आगे देखो ना, सल्फर है और यहाँ sp हाइब्रिडाइज कार्बन है, सोच के देखो, sp हाइब्रिडाइज कार्बन तो काफी इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, पर अब यहाँ पे 3 ऑक्सीजन थे तो ये जीत गया। तो पॉइंट इज दैट, मतलब एग्जैक्ट हम कंपेयर नहीं कर सकते, डेटा है तो हाँ भाई अपने को पता है कि ऐसा है, फिर तुम बोल सकते कि यहाँ पे ये इसलिए जीत गया या इसलिए जीत गया, बट यू डोंट हैव टू रिमेंबर, थोड़ा अंदाजा बस होना चाहिए, थोड़ा अंदाजा होना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद एल्डिहाइड कीटोन आता है। एल्डिहाइड कीटोन्स में अगर देखें तो एल्डिहाइड का -i ज्यादा होता है। क्यों भाई, R से कंपेयर कर सकते हो ना, ये R इलेक्ट्रॉन देके इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को कम कर देगा, इट विल मेक दिस कार्बन लेस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो फिर ये कम खींच पाएगा, इसके कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम खींच पाएगा, है ना। फिर आते हैं देखो COH COR। अब ध्यान से देखो, एसिड एस्टर अमाइड, एसिड एस्टर अमाइड। डाउट ही आ सकता है सर यहां तो कार्बन पे 2 ऑक्सीजन है, यहां कार्बन पे 2 ऑक्सीजन होते तो ज्यादा खींचने वाले होने चाहिए थे ना, नहीं होते क्योंकि यहाँ पे एक और फैक्टर हो जाता है रेजोनेंस का, और रेजोनेंस वाला फैक्टर अभी आगे आएगा। इंडक्टिव के बाद अगली चीज जो हम स्टडी करते हैं वो पढ़ते हैं क्या, रेजोनेंस पढ़ते हैं, दैट वी स्टडी इज रेजोनेंस, अंडरस्टूड। तो ये बात है गाइस, तो वहां पे एक्सप्लेन होता है कि भाई ऐसा क्या हो गया, उसमें पता लगेगा आपको कि हाँ यार ओके लोन पेयर ने इलेक्ट्रॉन दिया है, कैसे दिया क्या दिया उसी समय देखेंगे, पर इन लोन पेयर की वजह से यहाँ डेल्टा प्लस यानी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्या हो रही है, कम हो रही है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कम हो रही है। और यहाँ नाइट्रोजन इनमें ज्यादा डोनेशन करता है। नाइट्रोजन ज्यादा डोनेशन क्यों करता है, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम है। नाउ इसने डोनेशन कैसे किया, लोन पेयर से कैसे किया, तो ये रेजोनेंस में ही समझ में आएगा, है ना। यानी ये इंडक्टिव का जो ऑर्डर है इसमें रेजोनेंस का भी रिलेशन है, जो भी हुआ नहीं है, गॉट इट, ये बात है, ठीक है। तो अंडरस्टूड किस वजह से ये जो है, ये जो ग्रुप्स हैं, व्हाई दे आर लेस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एज कंपेयर टू एल्डिहाइड कीटोन, शायद थोड़ा थोड़ा समझ में आया हो, क्योंकि इनके ग्रुप्स ने ही थोड़ा डोनेट करके इनके कार्बन एटम्स को क्या किया, लेस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना दिया। क्या कर दिया, लेस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, है ना। बाकी कंपैरेबल है, लेकिन आपको पूरा रटना नहीं है, बस लॉजिकल। पहले पॉजिटिवली चार्ज पीसी, फिर NO2 SO3H, फिर साइनाइड, ठीक है, फिर एल्डिहाइड कीटोन, एसिड एस्टर, एसिड एस्टर, एस्टर के बाद अमाइड। अब हेलोजेंस आते हैं, ध्यान से देखिए, अब आते हैं हेलोजेंस। हेलोजेंस में अगर आप देखो तो यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये तो याद होता ही है। डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है, बोलो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिक्रीज होती है, तो इंडक्टिव भी क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा। इसके बाद ध्यान से देखिए OH आएगा, OR आएगा, ठीक है, यानी यहाँ पे OH है और यहाँ पे क्या है, OR है, एज यू कैन सी क्लियरली, ठीक है ना। इसके बाद एल्काइन, एल्काइन के बाद पीएच मतलब पूरा बेंजीन, और फिर है हमारा ये नॉर्मल CH डबल बॉन्ड CH2। ये कंपैरिजन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, है ना। डाउट आने को इसमें भी बहुत सारे आ सकते हैं कि जैसे ये है ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 3.5, ठीक है, और यहाँ देखो कार्बन भाई साहब ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो यार बात सिर्फ ये है कि यहाँ पे सिर्फ कार्बन की बात नहीं है, पूरी फैमिली की बात है, C डबल बॉन्ड O की बात है, समझ रहे हो ना। और इनमें जो ये ऑर्डर आता है, ये इसमें रेजोनेंस का भी फैक्टर आता है, उसकी वजह से ये जो है ना, ये कार्बन वाले आर हैव स्ट्रॉन्गर -i एज कंपेयर टू दिस, कौन सा, OH,
नहीं तो ऑक्सीजन ज्यादा खींचना होना चाहिए था ना। खुद ही सोचो, फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाईएस्ट, फिर भी इसका माइनस आई बाकियों से कम है। सोच पा रहे हो कितना इंटरेस्टिंग है। यानी यहाँ पे जो इंडक्टिव का ऑर्डर है, इट्स नॉट सिंपली ड्यू टू इंडक्टिव, मतलब सिर्फ उसी से एक्सप्लेन नहीं हो पाएगा ये, एक्स को एक्सप्लेन करने के लिए रेजोनेंस वगैरह वाला फंडा भी पता होना चाहिए, है ना। तो ब्रॉड अंदाजा लग गया कि पहले पॉजिटिवली चार्ज स्पीसी, फिर ये सब आते हैं, फिर एल्डिहाइड कीटोन, एसिड, एस्टर, अमाइड, फिर क्या आता है अपना हेलोजेंस, हेलोजेंस के बाद OH, OR, ये सब, ठीक है। ग्रुप्स और भी होते हैं पर सारे याद नहीं रखने होते, अपने को बस एक अंदाजा चाहिए था ब्रॉड, वो मैंने आपको दे दिया। तो आई होप इसको लिख लिया होगा, नहीं तो वीडियो पॉज करके आप इसको लिख सकते हो, यू कैन राइट इट डाउन। डन, मैं आगे कंटिन्यू करता हूं। अब प्लस आई के ऑर्डर की बात करते हैं। तो देखो प्लस आई के अगर हम ऑर्डर की बात करें तो प्लस आई में सबसे बढ़िया इलेक्ट्रॉन देने वाला, जैसे मान लो यहाँ पे हमारे सामने हेलोजन है, हेलोजन को हम एक्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इंडक्टिव में सबसे ज्यादा डोनर जो होता है वो होता है इस तरह की स्पीसी, CH2 नेगेटिव, या कार्बन के ऊपर जब नेगेटिव होता है, क्योंकि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है और इलेक्ट्रॉन देना इसके लिए सबसे ईजी होता है, ठीक है। CH2 नेगेटिव के बाद अगर हम अगली बात करें, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, ध्यान रखिए, ठीक है। नेक्स्ट वन इज NH माइनस, नाइट्रोजन, फिर कौन सा आएगा, साथ साथ समझते भी जाना, फिर आएगा O माइनस। यानी सारे नेगेटिवली चार्ज सबसे ज्यादा अच्छे डोनर, जैसे माइनस आई में सबसे अच्छे डोनर कौन से थे, जो प्लस आई मतलब जो क्या करते थे, माइनस आई में जो सबसे ज्यादा खींचने वाले थे कौन से थे, पॉजिटिव चार्ज थे। और यहाँ पे सबसे ज्यादा देने वाले कौन से होंगे, नेगेटिवली चार्ज, दानवीर यही है। अब इनके बाद CO माइनस, भाई ये CO माइनस बाद में क्यों आता है कार्बन होने के बावजूद, इसलिए आता है क्योंकि ये जो कार्बन है, इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज नहीं है, उसके बाद वाले ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है। अगर उस कार्बन पे ही होता तो अलग बात थी, तो इसलिए इसका इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि पहले ये इसको सप्लाई करता है और फिर ये आगे सप्लाई करता है, इस कारण यहाँ पे खेल चेंज हो जाता है। अंडरस्टूड, ठीक है। तो सबसे पहले नेगेटिवली चार्ज स्पीसी, इसके बाद आप जानते ही हो फिर क्या होगा, इस तरह के ग्रुप जो बड़े बड़े टर्शरी ब्यूटाइल, फिर कौन सा होगा आइसोप्रोपाइल, इस तरह का ग्रुप, फिर ऐसा ग्रुप, फिर फॉर एग्जाम्पल यू कैन अंडरस्टैंड, फिर क्या आएगा इस तरह का इथाइल, ठीक है, फिर कौन सा आएगा मिथाइल, और फिर ट्रीटियम, ड्यूटीरियम, और रेफरेंस क्या है हाइड्रोजन। यानी हाइड्रोजन के कंपैरेटिवली ये जो सारे ग्रुप हैं, ऑल ऑफ देम आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। क्या होते हैं ये, दीज आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। बात समझ में आई सभी को, ठीक है। अब देखो गाइज, ये हो गया ऑर्डर, लिख लिया होगा, नहीं लिखा है तो वीडियो को पॉज करके लिख लेना, ठीक है। अब हमें चलना है आगे, अब अपने को शुरू करना है एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव। इंडक्टिव का कुछ एप्लीकेशन होता है, बेसिक वो समझना है। अब वो एप्लीकेशन समझने के लिए आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ टर्म्स पता होने चाहिए, कुछ शब्द पता होने चाहिए, ठीक है। कुछ बेसिक टेक्निकल जार्गन है, टेक्निकल टर्म्स है ना। तो लिख लो जल्दी से, बेसिक टर्म्स, हेडिंग लगाओ जल्दी से, बेसिक टर्म्स यूज्ड इन ऑर्गेनिक रिएक्शंस, बेसिक टर्म used in organic reactions, basic term used in organic reaction। organic reaction में कुछ बेसिक टर्म है जो अपने को पता होनी चाहिए, जो यहाँ पे बार बार यूज होगी, ठीक है। तो ये देखते हैं बेसिक टर्म क्या है। तो देखो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई ऐसा बीकर है जिसमें रिएक्शन हो रही है, ठीक है, और इसके अंदर जिस सब्सटेंस के ऊपर हम रिएक्शन करते हैं, द सब्सटेंस ऑन विच रिएक्शन टेक्स प्लेस, वो सब्सटेंस जिसके ऊपर रिएक्शन कर रहे हैं, ठीक है। मान लो यहाँ पे अपन ने कोई बर्नर टाइप से रख लिया, ठीक है, और ये जो सब्सटेंस है जिसके ऊपर रिएक्शन हो रही है, दैट सब्सटेंस इज नोन एज सबस्ट्रेट, ठीक है। तो सबस्ट्रेट क्या है, पहला पॉइंट लिख सकते हो सबस्ट्रेट के बारे में, ठीक है। सबस्ट्रेट के बारे में लिखो, इट इज अ सब्सटेंस, सबस्ट्रेट के बारे में लिखो, इट इज अ सब्सटेंस ऑन विच रिएक्शन इज कैरिड आउट। सबस्ट्रेट ऐसी चीज है जिसकी रिएक्शन हम करवा रहे होते हैं, यानी मेन वो जमूरा जिसके ऊपर हमारा मेन फोकस है कि भैया इसकी रिएक्शन कराओ। अब रिएक्शन खुद से भी हो सकती है, पर नॉर्मली रिएक्शन करने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ती है, रिएक्शन करने के लिए हमें चाहिए होता है कोई और सब्सटेंस भी साथ में, ठीक है। तो भाई साहब आइए देखते हैं। तो यहां पे अगर हम देखें, इसके अंदर हमने क्या किया, ये सब्सटेंस के साथ इसका रिएक्शन कराया, ठीक, इस तरीके से, है ना। अब जो सब्सटेंस यहां पे इसके साथ रिएक्शन कर रहा है गर्ल्स एंड बॉयज,
दैट सब्सटेंस इज नोन एज रिएजेंट, इसको बोला जाता है रिएजेंट। रिएजेंट मतलब स्टैंड्स फॉर रिएक्टिव एजेंट, ये होता है रिएक्टिव एजेंट। रिएजेंट स्टैंड्स फॉर रिएक्टिव एजेंट, है ना। तो रिएजेंट इज अ सब्सटेंस, ये वो सब्सटेंस है जो सबस्ट्रेट के साथ रिएक्शन करता है ना। अब देखो क्या होगा, रिएक्शन होनी चालू हो जाएगी, चालू हो जाएगी गिवन कंडीशंस में, जो भी टेम्परेचर प्रेशर के कंडीशन है, रिएक्शन होनी शुरू हो जाएगी। एक वक्त के बाद क्या होगा, हाँ, जो भी यहाँ माहौल है, जो भी यहाँ केमिकल कंपोजिशन है, जो भी प्रॉपर्टीज है, उसमें बदलाव नहीं आएगा। जब यहाँ पे इस सब्सटेंस में एक लिमिट के बाद कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे, इसका मतलब रिएक्शन हो गई, इसका मतलब रिएक्शन हो गई। तो ये जो फाइनल स्पीसी बनती है, इसको क्या बोलेंगे भाई, प्रोडक्ट बोलेंगे। और क्या बोलेंगे, दिस इज नोन एज प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट क्या है, जो फाइनली बनता है, सिंपल बात है। जब सारी केमिकल एक्टिविटी सब कुछ क्या हो जाता है, सीज हो जाती है, खत्म हो जाती है, उस समय प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। इस प्रोसेस में अब देखो, सबस्ट्रेट की जब रिएक्शन होती है रिएजेंट के साथ, तो बीच में कुछ अनस्टेबल स्पीसी बन सकती हैं, हो सकता है बने, हो सकता है ना बने। जो बीच में अनस्टेबल स्पीसी बन सकती है, उसको नाम दिया जाता है इंटरमीडिएट। दैट इज नोन एज इंटरमीडिएट। वो एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है ना, और हो सकता है हो ही ना, ठीक है। तो इंटरमीडिएट एक ऐसी अनस्टेबल स्पीसी है, इंटरमीडिएट एक ऐसी अनस्टेबल स्पीसी है, पहली चीज, विच मे और मे नॉट बी फॉर्म्ड इन द रिएक्शन। हो सकता है वो रिएक्शन में बने, हो सकता है ना बने। समझ गए आप सभी। यानी रिएक्शन जो होगी वो किस तरीके से प्रोसीड करेगी, रिएक्शन, हाँ, रिएक्शन पहले सबस्ट्रेट के बॉन्ड टूटेंगे, रिएजेंट के साथ रिएक्शन करेंगे, और उस प्रोसेस में बीच में हो सकता है अनस्टेबल स्पीसी बने, और वो धीरे धीरे एक स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो। दैट स्टेबल फॉर्म इज प्रोडक्ट, ठीक है। तो प्रोडक्ट को तो डिफाइन करने का कोई मतलब नहीं है, आप इंटरमीडिएट को डिफाइन कर लो जल्दी से। इंटरमीडिएट को लिख लो, क्या लिखेंगे आप, लिखो इंटरमीडिएट is unstable species. Intermediate is unstable species which is formed during a reaction, which is formed during a reaction if it involves मल्टीपल स्टेप्स, इफ इट इन्वॉल्व्स मल्टीपल स्टेप्स। अगर इसमें मल्टीपल स्टेप है, जैसे पहला स्टेप है भाई इंटरमीडिएट बनेगा, और फिर अगले स्टेप में इंटरमीडिएट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, तो मल्टीपल स्टेप होंगे तभी ये होगा, इफ इट इन्वॉल्व्स मल्टीपल स्टेप। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, तभी बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। सिंगल स्टेप में नहीं बनता, ये लिख लो, इट इज नॉट फॉर्म्ड इन अ सिंगल स्टेप रिएक्शन, इट इज नॉट फॉर्म्ड इन अ सिंगल स्टेप रिएक्शन, ठीक है। इट इज नॉट फॉर्म्ड इन अ सिंगल स्टेप रिएक्शन, ठीक है। इंटरमीडिएट के एग्जाम्पल आपको बता देता हूं, उनको अलग अलग से समझेंगे, अभी बस नाम लिख लो। टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट, टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट में नाम लिखो, कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन, कार्बन, कार्बोकेटायन, कार्बन, फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल, कार्बीन, बेंजीन, सॉरी बेंजाइन, नाइट्रीन, नाइट्रीन, इस तरह के इंटरमीडिएट होते हैं। कार्बोकेटायन, कार्बन, फ्री रेडिकल, कार्बीन, बेंजाइन, नाइट्रीन। इसमें अभी अपने को सिर्फ ये देखने, ये तीन जो है ना, ये तीन जमूरे देखने, कार्बोकेटायन, कार्बन, फ्री रेडिकल, नथिंग एल्स, बस ये देखना है, ठीक है। ओके, सो आई होप तुमने ये लिख लिया होगा, जल्दी से लिख लो, नहीं तो वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो। अब देखो, अब अपने को समझना है कि देखो रिएक्शन के दौरान बॉन्ड टूटते हैं, रिएक्शन होंगी तो बॉन्ड टूटेंगे, लाइफ में भी देखो ऐसे ही होता है, ठीक है। तो अब अपने को समझना है कि कितने तरीके से बॉन्ड टूट सकते हैं, है ना। लिखो जल्दी से, टाइप ऑफ बीबी, है ना, टाइप ऑफ बीबी, ठीक है। बीबी का मतलब वो नहीं है भाई, ध्यान रखना, ठीक है।
यहाँ पे क्या है, टाइप्स ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग, टाइप्स ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग, कितने तरीके से ऑर्गेनिक रिएक्शंस में बॉन्ड ब्रेक हो सकता है ना। सबसे पहला तरीका मैं आपको बता रहा हूं, सबसे पहला तरीका जो होता है वो होता है हेट्रोलिसिस। तो फर्स्ट मेथड इज नोन एज हेट्रोलिसिस, पहले मेथड को बोला जाता है हेट्रोलिसिस। गॉट इट, ठीक है। नाउ द पॉइंट इज ये हेट्रोलिसिस किस तरीके से किया जाएगा, क्या होगा, समझ में आएगा, ठीक है। तो देखो, जैसे मान लो रिएक्शन में कुछ ऐसा हुआ, सिंपल मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। जैसे मान लो हमारे पास कुछ ऐसा है CH3CH2, ठीक है, और मान लो यहाँ पे कोई चीज जुड़ी हुई है, मान लेते हैं इसको X मान लेते हैं एक बार के लिए, है ना। अब एक चीज मान लेते हैं कि हुआ क्या, मान लो कैसे टूटा, क्यों टूटा, ये अभी सोचने की जरूरत नहीं है, प्रॉपर हम रिएक्शन मैकेनिज्म करेंगे तभी समझेंगे। अभी बस बॉन्ड टूट कैसे कैसे सकता है उसको ऑब्जर्व करना है। तो जैसे कार्बन हेलोजन का बॉन्ड है और मान लो ये इलेक्ट्रॉन पेयर हेलोजन की तरफ, मतलब ये X की तरफ चला गया, दोनों इलेक्ट्रॉन X की तरफ चले गए। अगर ऐसा हो गया तो यहां बनेगा क्या, CH3CH2 पॉजिटिव और साथ में बनेगा X माइनस। बात यह है कि इस प्रोसेस में एक बॉन्ड जब टूटा तो बॉन्ड टूट के दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक ही एटम की ओर चले गए। जब बॉन्ड टूट के दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक ही एटम के पास चले जाएं और दूसरे के बिल्कुल खत्म हो जाएं, जैसे यहां से बेचारे थे, ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर था पर शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर एक ही तरफ चला गया, तो ऐसी बॉन्ड ब्रेकिंग को क्या बोलते हैं, हेट्रोलिसिस बोलते हैं, या हेट्रोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग भी बोलते हैं, है ना। तो इन दिस टाइप ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर मूव्स टुवर्ड्स, समझ गए आप सभी, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, है ना, किधर चला जाता है, एक ही एटम की तरफ चला जाता है। तो लिखो इसके बारे में जल्दी से, इसको नोट करो, लिखो इन दिस टाइप ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग, in this type of bond breaking, in this type of bond breaking, electrons, shared electrons लिखना, shared electron pair moves to one of the atom, shared electron pair moves to one of the atom, ठीक है। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर किसी एक एटम की तरफ मूव कर जाता है, ठीक है, ओके, लिख लेना। जनरली कहां जाता है, जनरली जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती है ना उस तरफ मूव करता है। लिखो, जनरली इट अकर्स when electron negativity difference is there, generally it occurs when electron negativity difference is there, ठीक है जी, तब ऐसा होता है। गॉट इट एवरीवन, ठीक है ना। अब देखो ये हेट्रोलिसिस आपको पता लग गया, है ना। अब जैसे एग्जांपल मैं दिखाता हूँ आपको एक और, जैसे मान लो यहाँ कुछ ऐसा है CH3CH, यहाँ मान लेते हैं PH और यहाँ है Cl, है ना। अब ध्यान से देखो, थोड़ा पहचान में आ जाता है कि हेट्रोलिसिस कहाँ होना चाह रहा है। तो यहाँ पे देखो कार्बन हेलोजन का जो बॉन्ड है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस सबसे अधिक है, यानी पहले से ही पता लग गया कि हाँ यार बॉन्ड टूटने के चांस तो हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस इतना ज्यादा है तो बॉन्ड तो टूटेगा ही, लाइफ में तो ऐसे होता है, ठीक है ना। जिन लोगों में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का काफी डिफरेंस होता है, ठीक है, किसी में इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी ज्यादा, किसी में कम, तो वहां बॉन्ड टूटने के चांसेस ज्यादा होते हैं, सच्चाई है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे ये बॉन्ड टूट गया, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ चला गया, इसको बोला जाता है हेट्रोलिसिस। इस प्रोसेस में ध्यान से देखो, ये जो कार्बन है इस पे आ गया प्लस। अब एक चीज ऑब्जर्व कीजिए, सभी के सभी क्या ऑब्जर्व करोगे भाई, ये बताओ, ये जो कार्बन है जिसपे प्लस आया, अब इसके पास, बेचारे के पास कितने इलेक्ट्रॉन रह गए, 8 की बजाय 6 रह गए, है ना, पॉजिटिव चार्ज तो रह ही गया। इधर देखो इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन रह गए, यानी ऑक्टेट जो हो गई वो क्या हो गई, इनकम्प्लीट हो गई। इसकी ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, पॉजिटिवली चार्ज है, वेकेंट पी ऑर्बिटल है, खाली पी ऑर्बिटल है, और एज यू कैन सी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2, और sp2 है तो क्या हो गया, प्लेनर हो गया। क्या हो गया, प्लेनर हो गया। अंडरस्टूड ये बात, ठीक है। तो मैंने क्या बताया कि भाई ये जो स्पीसी यहाँ पे बनती है, दिस टाइप ऑफ इंटरमीडिएट, ये जो बीच में इंटरमीडिएट बना इसको क्या बोलेंगे, कार्बोकेटायन, कार्बन का कैटायन,
कार्बोकेटायन का मतलब क्या है, कार्बन का कैटायन। तो यहाँ पे क्या हो गया, हेलोजन निकल गया, हेलोजन निकल के यहाँ पे क्या आ गया, कैटायन बन गया, और ये जो कैटायन बना इसको क्या बोलेंगे, दिस इज नोन एज कार्बोकेटायन। बात समझ में आई, अंडरस्टूड है, ठीक है, बस इतनी सी बात है, ठीक है। तो कार्बोकेटायन के बारे में थोड़ा सा लिख सकते हो आप, कार्बोकेटायन के बारे में इतना सा लिख सकते हो, एक दो पॉइंट लिख लो जल्दी से। इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन, इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन विच इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। कार्बोकेटायन के बारे में लिखो, इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन विच इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, विच इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, ठीक है, लिख लो। इट हैज वेकेंट पी ऑर्बिटल, सिंपल छोटा छोटा लिखो, वेकेंट पी ऑर्बिटल, वेकेंट पी ऑर्बिटल के बाद क्या लिखोगे, बताओ 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 भैया, हाँ वेकेंट पी ऑर्बिटल के बाद sp2 हाइब्रिडाइज्ड, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ये देखो शेप इसकी CH3, ये हाइड्रोजन एटम क्या है ना, ये आपकी स्क्रीन जो है ना, स्क्रीन इस पे लगा हुआ है, ये छोटू स्क्रीन के बाहर निकला हुआ है ऐसे इस तरीके से बाहर, और ये डैश वाला छोटू किधर है, पीछे की तरफ लाई कर रहा है, यानी एक एच आगे एक एच किधर है, पीछे की तरफ लाई कर रहा है, आगे एक पीछे, समझ गए। तो यहाँ पे वेकेंट पी ऑर्बिटल लाई कर रहा है, क्या हो रहा है बताओ, वेकेंट पी ऑर्बिटल, अंडरस्टूड, बात समझ में आई, ये बात है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे ये होता है कार्बोकेटायन जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, ठीक है, इंटरमीडिएट है, अनस्टेबल तो है ही, अनस्टेबल तो है ही, ऑब्वियस सी बात है। कार्बोकेटायन ये सब बना लेना, सब लिख लेना, ठीक है। इसी में एक और प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, कि जैसे मान लो हमारे पास है कुछ ऐसा CH3MgBr। अब यहां पे Mg और कार्बन में कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है, कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है, तो यहां पे जब हेट्रोलिसिस हुआ तो ये कार्बन मैग्नीशियम का बॉन्ड टूटा और ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां चला गया। किसी किसी के दिमाग में आ सकता है सर MgBr का क्यों नहीं टूटा, अभी वो मत सोचो, क्योंकि MgBr का बॉन्ड आयनिक है, वो पहले से ही आयंस के रूप में है। तो यहाँ से ये टूट गया, अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ गए तो हेट्रोलिसिस हुआ, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम के पास जानी चाहिए जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ बनेगा CH3 नेगेटिव। बात समझ में आई। अब ये जो नेगेटिवली चार्ज्ड कार्बन है जिसमें लोन पेयर होगा, लोन पेयर कहाँ से आएगा भैया, ये बॉन्ड पेयर जो है ये जब इसके पास पहुंचेगा तो लोन पेयर ही तो बन जाएगा, बॉन्ड पेयर विल बिकम लोनली, लोन पेयर बन गया। ये जो स्पीसी बनती है इसको क्या बोला जाता है, इट इज नोन एज कार्बनायन। क्या बोलते हैं, कार्बनायन, कार्बन का एनायन, कार्बन का एनायन, नेगेटिवली चार्ज्ड कार्बन। ये जो नेगेटिवली चार्ज्ड कार्बन है ये इलेक्ट्रॉन रिच है, कार्बन के खुद के इलेक्ट्रॉन अभी 4 थे, खुद के कितने थे 4, अब इसने मैग्नीशियम के हिस्से का भी ले लिया तो 4 की बजाय कितने हो गए बोलो, 5 हो गए ना, 4 की बजाय कितने हो गए 5, तो इट इज इलेक्ट्रॉन रिच, एक्सेस है, इनफैक्ट रिच क्या एक्सेस में है, ठीक है। तो लिख लो इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेना, कार्बनायन के बारे में, मतलब ये अनस्टेबल किस वजह से हुआ, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हुआ। ज्यादा कैसे हुए, टोटल तो 8 ही है लेकिन कार्बन के खुद के कितने हो गए, 4 की बजाय 5 हो गए। तो लिख लो इट इज इलेक्ट्रॉन रिच कार्बन, इट इज इलेक्ट्रॉन रिच कार्बन हैविंग, इट इज इलेक्ट्रॉन रिच कार्बन हैविंग, बताओ बताओ जल्दी से, हैविंग कंप्लीट ऑक्टेट, इलेक्ट्रॉन रिच कार्बन हैविंग कंप्लीटेड ऑक्टेट। और इसकी अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो दैट विल बी sp3, लोन पेयर को भी काउंट करेंगे ना उसमें, तो ये इसकी शेप आएगी, पिरामिडल शेप आएगी, बना लेना जल्दी से, sp3 है, लोन पेयर है, नेगेटिव चार्ज है, पिरामिडल शेप है इसकी, है ना, इस तरह की शेप इसकी है, जल्दी से बना लो, जल्दी से बनाओ। तो ये हो गया खेल कार्बनायन का, ये हो गया कार्बनायन का, इसके आसपास आप समझ गए कि कार्बोकेटायन में क्या है, कार्बनायन में क्या है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, अगली चीज जो अपने को जाननी है वो जाननी है भाई किसके बारे में, होमोलिसिस के बारे में। होमोलिसिस नाम से समझ में आ रहा है, वहां हेट्रो और यहाँ पे होमो, होमो में क्या खेल है भाई, क्या चक्कर है होमो का, तो मैं समझाता हूं। देखो होमो का चक्कर क्या होता है, मतलब बॉन्ड्स की बात कर रहे हैं, लाइसिस का मतलब होता है तोड़ना, तो देखो हेट्रोलिसिस और ये है होमोलिसिस। आइए देखते हैं, जैसे कि यहां पे हमारे पास है CH3 अब यहां जब बॉन्ड टूटेगा तो बॉन्ड टूट के एक इलेक्ट्रॉन गया इस कार्बन को और एक गया इस कार्बन को,
ध्यान से देखा, एक इस कार्बन पे एक इस कार्बन पे, यानी इस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन दोनों कार्बन कार्बन के शेयर्ड थे पहले। अब वो जब बॉन्ड टूटा तो बॉन्ड टूटने के बाद इलेक्ट्रॉन जब इक्वली शेयर हो जाते हैं, इक्वली, एक उसके पास एक इसके पास, तो अपना ले मैं अपना लेता हूं, ये कार्बन अपना ये अपना, तो उससे जो स्पीसी बनती है, यहां पे इस पे आया डॉट, ये वही इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो स्पीसी बनती है, ध्यान दीजिए, इस स्पीसी को बोला जाएगा फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल, वैसे तो हिंदी में अगर बात करें तो फ्री रेडिकल का मतलब होता है खुला क्रांतिकारी बाकी सच में खुला क्रांतिकारी है, बहुत ही जोशीला है, बहुत ही रिएक्टिव है, क्योंकि इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो ये स्पीसी जो होने वाली है, ये जो फ्री रेडिकल बनने वाला है, ये भी क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। कैसे भाई, क्यों? क्योंकि इस पे टोटल इलेक्ट्रॉन 8 की बजाय कितने रह गए, 7 रह गए। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट के अलावा ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसी बोलेंगे इसको, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसी, समझ गए। और इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी, sp2, हाइब्रिडाइजेशन इसकी क्या होगी, sp2 CH3 डॉट की बात हो रही है। बाकी कुछ रेडिकल्स में क्या होता है, कुछ स्पेशल रेडिकल भी होते हैं जिनमें रेडिकल भी हाइब्रिडाइजेशन में, यानी ये इलेक्ट्रॉन भी हाइब्रिडाइजेशन में काउंट होता है, पर यहां नहीं होगा, CH3 में नहीं होता, CF3 में होता है, वो एक स्पेशल केस है, वो अपने को नहीं जानना, ठीक है। तो गॉट इट एवरीवन। तो होमोलिसिस में क्या हुआ, होमोलिसिस में बॉन्ड इज, आफ्टर बॉन्ड इज ब्रोकन, इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड इक्वली, ठीक है। तो लिख लो इसमें, इन दिस प्रोसेस when bond is broken, in this process when bond is broken, इस प्रोसेस में जब बॉन्ड तोड़ा जाता है, in this process when bond is broken, electron are shared equally, electron are distributed equally, shared नहीं बोल सकते ना, electrons are distributed equally क्योंकि शेयर्ड तो पहले थे, अभी डिस्ट्रीब्यूट हो गए, आर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली बिटवीन द एटम्स, एटम्स में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, एक इधर एक इधर। एरो को नोटिस किया तुमने, अगले क्वेश्चन में इसमें नोट कर लेना, जैसे यहाँ पे मान लो एरो देखो ये हाफ है, नोट करो इसको, इसकी चोंच इस तरीके से है, ऐसे है ना, ऐसे बना सकते हो। क्यों भाई, क्योंकि ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन गया, दोनों जाते तो पूरा एरो बनाते, जैसे यहाँ पे देखो ये फुल एरो, तो यहाँ पे ये इस तरह का, इधर भी दिखा सकते हो, नीचे से दिखा दो, ये ऊपर या नीचे से फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो एरो होती है इसको हाफ एरो भी बोल सकते हो, इसको एक और टर्म बोलता है फिश हुक एरो भी बोलते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज फिश हुक एरो, होती है ना मच्छी को पकड़ने के लिए कांटा होता है, उस तरीके से ये, ठीक है ना, समझ गए आप सभी, ये फंडा होता है। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा 2 यूनिट्स ऑफ Cl डॉट, बात समझ में आई, 2 यूनिट्स ऑफ Cl डॉट विल बी फॉर्म्ड, बस। तो फ्री रेडिकल के बारे में, जैसे इस पर्टिकुलर CH3 डॉट के बारे में अगर हम बात करें, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, लिख लेना इसके बारे में, ये जो पर्टिकुलर ये वाला है ना, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। उसके बाद क्या लिखोगे, इट इज ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसी, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसी। उसके अलावा क्या लिखोगे, इट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, देखो इट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, क्या होगा ये, यस दिस विल बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड, अंडरस्टूड है, ठीक है। तो ये हो गया होमोलिसिस। होमोलिसिस में एक इंपॉर्टेंट बात है, ये ज्यादा फेवरेबल तब होता है, इट इज मोर फेवरेबल जनरली अगर हम बात करें जहां पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस कम है या नहीं है तो बेस्ट है। जैसे यहाँ पे देखो Cl में अगर हम बात करें तो यहाँ पे इन दोनों का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेम है, यानी वहां पे होने के चांसेस क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। तो लिख लो इट इज मोर फेवरेबल, इट इज मोर फेवरेबल, इट इज मोर फेवरेबल इन नॉन पोलर बॉन्ड्स, इट इज मोर फेवरेबल इन नॉन पोलर और स्लाइटली पोलर बॉन्ड्स, यानी हल्की फुल्की पोलैरिटी चल जाएगी, या नॉन पोलर बॉन्ड्स, ठीक है, जिनमें इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है या बहुत ही कम है, ठीक है। अब ये कब फेवरेबल होते हैं, तो इनमें कई सारे केसेस होते हैं, लेकिन नॉर्मली सबसे कॉमन बता देता हूं आपको, लाइट की प्रेजेंस में बहुत ज्यादा फेवरेबल होता है। तो लिखो इट इज हाईली फेवरेबल इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। बाकी हीट भी होता है, इलेक्ट्रिसिटी भी, कई सारे फैक्टर होते हैं, पर वो बाद में समझेंगे। तो लिख लेना इट इज हाईली फेवरेबल इन द प्रेजेंस ऑफ, हाँ, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, लाइट की प्रेजेंस में ये काफी फेवरेबल होता है, अंडरस्टूड, ठीक है। अब देखो, अब अगला टॉपिक आएगा इंडक्टिव के एप्लीकेशन में इंटरमीडिएट्स के बाद, कि भाई इनकी स्टेबिलिटी कैसे कंपेयर करते हैं, यानी कीटैन की स्टेबिलिटी कैसे, रेडिकल की स्टेबिलिटी कैसे, समझ रहे हो, और इन सब की स्टेबिलिटी का क्या फंडा होता है,
वो अपने को जानना है, ठीक है। तो देखो यार, अभी तक आप वही डीपीपी अटेम्प्ट कर सकते हो। कौन सी डीपीपी अटेम्प्ट कर सकते हो? हाँ, जिसमें इंडक्टिव का इंट्रोडक्शन बताया हुआ है, मतलब आइडेंटिफिकेशन वाला, जहाँ पे केटायन की एनायन की स्टेबिलिटी दी हुई है, वो अभी नहीं कर सकते आप, है ना। तो वो आप नेक्स्ट पर्टिकुलर सेशन के बाद कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट सेशन के बाद आप उसको कर सकते हो, है ना। अभी आपको इतना ही करना है, इसी पार्ट को ढंग से समराइज करना है, क्योंकि ये बिल्कुल दिल में बैठ जाना चाहिए, अच्छे से दिल में बैठ जाना चाहिए, ठीक है। गॉट इट एवरीवन, है ना। अच्छा, एक चीज मैं आपको रीडिंग के लिए बता देता हूँ। पीडीएफ ले सकते हो आप, पीडीएफ ले सकते हो। पीटर साइक्स जो है ना, एक बुक है पीटर साइक्स, ठीक है। ये होमवर्क है तुम्हारा, करना शुरू कर देना। पीडीएफ कहीं से भी मिल जाएगा आपको, पीटर साइक्स का ऑनलाइन मिल जाएगा, ओरिजिनल वर्जन का, ठीक है ना। बाद में आप बुक को ले भी सकते हो, आपकी मर्जी, ठीक है। तो पीडीएफ आप लेके या बुक को रियल को लेके उसमें से इंडक्टिव पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। उससे इंडक्टिव स्टडी करो। उसके अलावा कहाँ से स्टडी करोगे? एनसीईआरटी में क्लास 11 का चैप्टर है सम बेसिक प्रिंसिपल्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसमें जो इंडक्टिव वाला पार्ट है, इंडक्टिव वाला पार्ट, ये इंटरमीडिएट वाला पार्ट, होमोलिसिस, हेट्रोलिसिस, कार्बोकेटायन, कार्बेनायन, ये पढ़ना है। समझ गए? तो होमवर्क आप समझ चुके हो बढ़िया से कि तुम्हें क्या क्या करना है। तुम्हें पीटर साइक्स से स्टडी करना है, ठीक है। पीटर साइक्स से क्या पढ़ना है? सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव, और जो ये अब तक पढ़ा है उतना ही पढ़ना। धीरे धीरे सेलेक्टिव, देखो फॉरेन ऑथर की जो अच्छी अच्छी बुक्स हैं उनको सेलेक्टिव स्टडी करना होता है, पूरा स्टडी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। समझ गए? बस उससे क्या फायदा होगा? रीडिंग लेने से तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, अंडरस्टैंडिंग पहले से बेटर होगी, गारंटीड है, मच बेटर होगी। बात समझ में आई आपको? ठीक है ना। तो भाई देखो, बात समझ में आई? आज के सेशन में हमने क्या समझा? हाँ, आज के सेशन में यस, सबसे पहले इंडक्टिव की बात की। ऑर्डर से आई थिंक आप थोड़े कंफर्टेबल हो गए होंगे रिलेटिवली, है ना। घबराने का नहीं है, चिल मारने का। इंडक्टिव का देख लिया, प्लस आई का। प्लस आई के बाद कॉमन टर्म्स जो है वो हमने देखी, बेसिक टर्म्स। बेसिक टर्म्स के बाद इंटरमीडिएट्स कौन कौन से हैं, उनमें से 3 इंटरमीडिएट के बारे में हमने समझा, और हमने समझा होमोलिसिस एंड हेट्रोलिसिस में। सो गाइस, आई होप आपको इस कोर्स में काफी मजा आ रहा होगा, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, मिलते हैं। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।